देखिए इस क्लास में हम ज्योमेट्री का कंप्लीट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उन सभी को डोज की फॉर्म में डिस्कस करेंगे, जिससे ये चैप्टर आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा और एग्जाम में आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प होने वाली है इस पर्टिकुलर क्लास से। तो देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इन रेडियस के बारे में और सर्कम रेडियस के बारे में, यानी अंतःत्रिज्या और परित्रिज्या के बारे में। अलग अलग तरीके से इसको निकाला जाता है, तो वो सभी तरीके यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिससे कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा इससे रिलेटेड आपको। तो सबसे पहले देखिए, अगर आपको किसी भी तरीके का ट्राइंगल दे रखा हो नॉर्मल, ठीक है, तो उसमें आपको जो फॉर्मूला होता है बेसिक आपको निकालने का इन रेडियस का, वो आपके पास हो जाएगा। देखो इन रेडियस को मैं स्मॉल आर से डिनोट कर रहा हूँ, तो आर की वैल्यू हो जाएगी आपके पास डेल्टा बाई एस। अब यहाँ पे आप कहोगे डेल्टा क्या है, एस क्या है। देखिए डेल्टा है ना, ये आपके पास एरिया है उस पर्टिकुलर ट्राइंगल का, कोई भी ट्राइंगल है आपके पास उसका एरिया आपको निकालना है। एस क्या है यहाँ पे, एस इसका सेमी पेरीमीटर है। एक पेरीमीटर होता है, मतलब इसका कंप्लीट तीनों साइडों को ऐड करना है, उसके बाद में 2 का भाग दे देना है, तो अर्ध परिमाप जिसको बोलेंगे हम, तो वो आपके पास हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। यदि इसकी 3 साइड है डिवाइड बाई 2, तो ये आपके पास एस की वैल्यू हो जाएगी। ये बात क्लियर है। तो इस तरीके से आपको निकालना है। आप कहोगे ये बात तो समझ में आ गई। अब देखिए ऐसे ही ये वाला जो सर्किल आपके पास ट्राइंगल है, अब इसमें एक सर्किल अंदर बनाया, तो ये तो आपने निकाल लिया, इसकी तो स्मॉल आर होती है। एक सर्किल बाहर भी बनता है, जैसे कि ये बना दिया मैंने बाहर, जो इसको बाहर टच कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, इन तीनों आपके पास शीर्षों पर। तो इसकी भी रेडियस आपको पूछता है आपसे निकालने को, जैसे कि यहाँ पे ये वाला डायग्राम दिया हुआ है। तो इस जो रेडियस, ये जो रेडियस बनती है बाहर जो सर्किल बन रहा है, इसको मैं कैपिटल आर से दिखा रहा हूँ, तो इसको बोलते हैं परित्रिज्या, ठीक है, या फिर सर्कम रेडियस। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। आपको कि ए बी और सी क्या है, ए बी सी इस ट्राइंगल की साइड है, ठीक है। अगर डिफरेंट है तो यहाँ पे ए बी सी और डिवाइड बाई 4 डेल्टा, ध्यान रखना है डिवाइड में 4 डेल्टा है, डेल्टा का मतलब हो गया एरिया। तो ये दोनों समझ में आई आपको। ये किसी भी ट्राइंगल के लिए आप लगा सकते हो। अब इसमें क्या है कि अगर ट्राइंगल है वो कुछ स्पेसिफिक हो जाए आपका, जैसे कि मैं बात करूँ, अगर ट्राइंगल इस तरीके का हो जाए आपके पास, इक्विलेटर ट्राइंगल हो जाए। अगर इक्विलेटर ट्राइंगल है तो इस फॉर्मूले से ही ये फॉर्मूला आया है नीचे वाला, क्या बन जाएगा डायरेक्ट, आपको ध्यान रखना है a बाई 2√3। ये आपके पास क्या हो जाएगा, आप कहोगे ये आ जाएगा स्मॉल आर। अब आप कहोगे कैपिटल आर क्या होगा, फिर कैपिटल आर का फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास a/√3, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो साइड बटे √3, ये तो हो जाएगा कैपिटल आर। और स्मॉल आर के बारे में बात करूँ तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, जो इसके अंदर बनेगा वो आपके पास हो जाएगा a/2√3। तो एक चीज़ आपको समझ में आ रही है यहाँ पे क्या, कि अगर आपके पास इक्विलेटर ट्राइंगल है तो जो कैपिटल आर है वो आपके पास स्मॉल आर का 2 टाइम्स होता है। आपको कि हाँ ये बिल्कुल सही है। तो अगर आपको ये रिलेशन पूछ ले, ठीक है, अगर आपके पास स्मॉल आर की वैल्यू गिवन है तो कैपिटल आर आप इजीली निकाल लोगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। रेशियो आपको पता चल गया, 2:1 का होता है इसमें। तो एक स्पेशल कंडीशन ये हो गई। दूसरी चीज़ आप कहोगे ये आया कैसे, देखो इस वाले में आप सीधा रख सकते हो, इसका एरिया भी आपको पता है। देखो अगर स्मॉल आर आपको निकालना है तो आप इसको ड्राइव भी कर सकते हो, लेकिन आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रख लेना है। डेल्टा की वैल्यू क्या रखोगे, √3/4 a², और इसकी वैल्यू क्या रखोगे 3a/2। सॉल्व करोगे आपके पास यही आ जाएगा। ऐसे ही इसमें रखोगे ये आ जाएगा, लेकिन आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रख लेने। अब देखिए ये वाला केस आपको समझ में आया। इसके बाद में एक और देखिए, अगर आपके पास ट्राइंगल है ना, वो आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल हो जाए, राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें एक जो एंगल है वो आपके पास 90 डिग्री का हो, तो आप कहोगे फिर उसमें क्या होगा, तो उसमें आपको इन रेडियस निकालनी है, मतलब स्मॉल आर की वैल्यू निकालनी है। वो क्या हो जाएगा, आपको ऐड करना परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूस डिवाइड बाई 2, ठीक है। जो 2 छोटी भुजाएं हैं परपेंडिकुलर और बेस, यानी लंब और आधार, उन दोनों को ऐड करना है, और सबसे बड़ी भुजा यानी कर्ण जो है उसको माइनस कर देना है, डिवाइड बाई 2 कर देना है। तो इससे क्या आ जाएगा आपका, डायरेक्ट क्या आ जाएगा, स्मॉल आर की वैल्यू आ जाएगी, जो सर्किल इसके अंदर बन रहा है उसकी रेडियस आ जाएगी। ऐसे ही अगर आपको बाहर वाली सर्किल की निकालनी है तो आप क्या करोगे, हाइपोटेन्यूस का सीधा हाफ कर दोगे, ठीक है। जो भी कर्ण दिया हुआ है, जैसे कि कर्ण आपको 13 दे रखा है, मान लो एक ट्राइंगल दे रखा है जिसकी साइड आपको दी हुई है कि 5, 12, 13, और आपसे पूछ ले, क्या पूछ ले कि इसका सर्कम रेडियस कितना होगा, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे 13/2। तो ये बहुत ज़्यादा आपके पास काम आता है। आप कहोगे ये और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके देखो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरीके से। एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल दे दे या फिर नहीं दे, तो आपसे सीधा ये बोल देगा कि 5, 12, 13 एक ट्राइंगल की साइड है।
तो फिर उसका आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा, इसकी यहाँ से मीडियन की लेंथ, ठीक है, यहाँ से आपने एक मीडियन ड्रॉ की है तो इस मीडियन की लेंथ आपसे पूछ लेता है। तो फिर आप कहोगे ये कैसे निकालेंगे, ये तो हमने सीखा ही नहीं। देखो आपने सीख लिया है कैसे, आपको यहाँ पे ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये बात तो समझ में आई। ऐसे ही अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहाँ से अगर इसे मीडियन यहाँ पे डालिए तो आप कहोगे ये भी इसको बराबर भागों में काटेगा, आप कहोगे बिल्कुल काटेगा। अगर ये बराबर भागों में काटेगा तो यहाँ पे एक ट्राइंगल, एक सर्किल यहाँ पे ड्रॉ होता है, ठीक है, ये सर्किल ड्रॉ होता है। तो ये इस सर्किल की ही अंदर बना हुआ ट्राइंगल है, जिसमें से अगर ये आपके पास इसका डायमीटर हो जाए तो ये आपका एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी रेडियस हो जाएगा, ये भी रेडियस हो जाएगा, ये भी रेडियस हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट आपका कितना आ जाएगा, 13/2 आ जाएगा। मतलब हाइपोटेन्यूज का सीधा हाफ कर देना है। आप प्रीवियस ईयर जब क्वेश्चन उठाओगे, जब देखोगे तो आपको ये कितनी बार पूछा गया ये क्वेश्चन आप देख पाओगे, ठीक है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो ये बात समझ में आई किस तरीके से इसको कैलकुलेट किया है, हाइपोटेन्यूज का सीधा हाफ कर दिया है। और दूसरी चीज़, एक और रिलेशन आप यहाँ पे याद रख सकते हो, क्या कि इसके आपको एक चीज़ पता है कि अगर आपके पास अर्धवृत्त में जो कोण बनता है वो आपके पास 90 डिग्री होता है, आप कहोगे हाँ, तो ये आपके पास डायमीटर हो गया, और डायमीटर में यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का होता है, वही चीज़ यहाँ पे भी है, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा और इसके बाहर एक सर्किल बन रहा है। तो अब ये जो इन रेडियस और आपके पास सर्कम रेडियस से रिलेटेड कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ, तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बाकी जो नेक्स्ट कंसेप्ट है उसको देखते हैं। देखिए टोज नंबर सेकंड, याद करो ये कंसेप्ट मैंने आपके साथ जो प्रीवियस हमने एक रिवीजन वीडियो पहले भी की थी उसमें भी डिस्कस किया था डोज की फॉर्म में। तो इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है इसको समझिए। आपको दिया होता है कि एक ट्राइंगल है, ठीक है, और ट्राइंगल में आपको एंगल बी की वैल्यू भी दी होती है, एंगल सी की भी वैल्यू दी होती है, और यहाँ पे ये एंगल बन रहा है ना, ये आपसे पूछा जाता है कि DAE एंगल की वैल्यू आपसे निकलवाता है। लेकिन खास बात इसमें ट्राइंगल में क्या है कि ए से ये दो लाइन आपको ड्रॉ दिख रही हैं, एक AD हो गया, एक AE हो गया। AD क्या है आपके पास BC पर परपेंडिकुलर है, और AE क्या है आपके पास एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर कहोगे किसका, इस वाले कंप्लीट एंगल का एंगल बाइसेक्टर है। तो ये दोनों चीज़ ध्यान रखने, अगर आपसे इस तरीके से दिया हो एक एंगल बाइसेक्टर है और एक आपके पास परपेंडिकुलर है सामने वाली भुजा पे, तो इनके बीच में एक एंगल बनता है, ये कौन सा है, DAE। ये कैसे निकालोगे आप, ये इजीली निकल जाएगा। कैसे, आपको एंगल B पता है, एंगल C पता है, दोनों का डिफरेंस लेना है, B माइनस C, ठीक है। अगर ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो आप माइनस करोगे, आप कहोगे 60 माइनस 30, आप कहोगे 30, और 30 बटे फिर हाफ कर देना है, जस्ट 30/2 आपके पास, तो ये एंगल आ जाएगा डायरेक्ट, कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। बहुत ज़्यादा पूछा गया आपके एग्जाम्स में, तो ये आप डायरेक्ट कर लोगे अब इसके बाद में, ठीक है। आगे बढ़ें इसके बाद में, ये वाला देखो, ये क्वेश्चन अभी जो रिसेंट आपका जो सीजल के एग्जाम हुए थे 2022 वाले, उसमें कई बार पूछा गया है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाओगे उसमें आपके पास पूछा गया है। समझिए कंसेप्ट क्या है इसमें, क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है। आपसे बोलता है कि एक ट्राइंगल है, कोई भी रैंडम ट्राइंगल दे दिया ABC, उसके अंदर एक पॉइंट है, ठीक है, कोई भी पॉइंट हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे ये P पॉइंट है। P पॉइंट से तीनों भुजाओं पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, जैसे एक ड्रॉ ये कर दिया, एक इधर कर दिया, एक इधर ड्रॉ कर दिया, आपको कि बिल्कुल कर दिया। तो अब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे, उनकी लेंथ भी आपको दे दी, जैसे कि H1 H2 H3 या P1 P2 P3 जो भी लेंथ है इनकी दे दी है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, इसकी 5, इस तरीके से लेंथ दे दी है। तो फिर आपसे आगे क्या बोलेगा कि इस पर्टिकुलर ट्राइंगल की आपके पास पूछता है क्या, हाइट पूछता है, ठीक है, हाइट पूछ लेता है। और क्वेश्चन किस तरीके से पूछा था वो भी मैं आपके साथ बताऊंगा। आपसे इसकी मीडियन भी पूछता है, ठीक है, मीडियन भी पूछ लेता है। तो किस तरीके से निकालोगे आपको कि कैसे निकालेंगे इसको। देखिए आपके पास ये ट्राइंगल है ना, इसकी खास बात क्या है कि ये इक्विलेटर ट्राइंगल है, ठीक है, इक्विलेटर ट्राइंगल दिया हुआ है, उसके अंदर एक पॉइंट है, तो इसकी जो हाइट होती है, एक अगर मैं इक्विलेटर ट्राइंगल यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, इसकी हाइट आपको पता है, ठीक है, इसकी हाइट आपको पता है, आपको हाँ बिल्कुल पता है क्या होती है, आपको होगी कि इसकी हाइट जो होती है √3/2a होती है, ठीक है, ये इसकी हाइट होती है। एरिया आपको पता है √3/2a² होता है। तो इसकी ये जो हाइट है ये आप इजीली निकाल लेते हो, √3/2a, ये a है, ये भी a है, ये भी a है, ये 60 डिग्री होता है, ठीक है। तो अब इसकी हाइट ये होती है, तो इसके अंदर जो ये 3 परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए ना, इन तीनों का जब टोटल करते हो ना,
टोटल ऐड किया H1 प्लस H2 प्लस H3, तो ये इस हाइट के ही इक्वल होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो H1 प्लस H2 प्लस H3 ये आपके पास होता है हाइट ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो हाइट किसकी, इक्विलेटर ट्राइंगल की। मतलब यहाँ से आपने ये वाली कंप्लीट हाइट है ये निकाल ली है। आपको कि इससे क्या होगा, देखिए जो इक्विलेटर ट्राइंगल होता है ना, इसकी खास बात क्या होती है कि इसमें यहाँ से मैंने सामने वाली भुजा पे ये जो आपके पास परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, या फिर इसको हाइट भी बोल दूंगा, इसी को मीडियन बोल दूंगा, ये सब कुछ सेम ही होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें सिमिलरिटी है। क्या सिमिलरिटी है कि सभी भुजाएं बराबर हैं, सभी भुजाएं बराबर हैं, सभी एंगल बराबर हैं। इससे होता क्या है कि यही आपके पास मीडियन बन जाता है, यही आपके पास एंगल बाइसेक्टर बन जाता है। कौन सी भुजा, ये मान लो, इसको कोई भी पॉइंट मान लो, AD मान लिया, तो ये AD है ना आपके पास, यही मीडियन है, इसको सामने वाली भुजा को 2 भागों में बांटेगा। यही एंगल बाइसेक्टर भी है इसका, ठीक है, यही इसका हाइट भी है, यही इस पे परपेंडिकुलर भी है। तो ये इसकी खास बात होती है। तो इससे आपसे कुछ भी पूछे, अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ ले इसकी H1 H2 H3 देके आपसे मीडियन पूछ ले, तो भी आपको करना क्या है, मतलब हाइट ही निकालना है। तो आप क्या करोगे, तीनों को ऐड करोगे, ठीक है, तो वो आपके पास डायरेक्ट क्या आ जाएगा, आप कहोगे कि वो उसका डायरेक्ट क्या आ गया, मीडियन आ गया, ठीक है। तो मीडियन आ गया या फिर उसकी हाइट आ गई है। तो ये बात समझ में आ रही है आपको। तो अगर फिर उसके बाद में मैं एक चीज़ बोलूँ आपसे कि इस ट्राइंगल की ये तीनों मैंने H1 H2 और H3 आपको दे दिया, और मैं आपसे ये पूछूं इस ट्राइंगल का एरिया निकालिए, तो आप निकाल सकते हो क्या, आपको कि हाँ निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, देखो अगर H1 H2 H3 दे रखा है आपको, तो साइड निकाल सकते हो क्या, आपको कि हाँ निकाल लेंगे। √3/2a ये किसके इक्वल हो जाएगा, तीनों को ऐड करना है, H1 प्लस H2 प्लस H3। तो ये आपको दिया हुआ है, तो ये आपको यहाँ से a की वैल्यू आप निकाल लोगे। a की वैल्यू जैसे आ गई तो आपके पास एरिया भी निकाल लोगे √3/2 √3/4a² से, क्योंकि a ही तो आपको चाहिए था। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसमें जो G पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो मैं बता रहा हूँ ये सभी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। आपसे क्या पूछता है कि इसका G जो केंद्रक है, ठीक है, सेंट्रॉइड है, तो आपसे AG पूछ लेता है, तो AG निकालिए। तो AG कैसे निकालोगे, आप कहोगे कि हम इसकी हाइट निकाल लेंगे। सबसे पहले हाइट आपने निकाल लिया, कैसे, H1 प्लस H2 प्लस H3 से, आप कहोगे हाँ। फिर उसके बाद में AG कैसे निकालोगे, जो इसका सेंट्रॉइड है इस मीडियन को 2:1 में काटता है, तो इसकी कंप्लीट हाइट आपको पता है, तो ये वाली 2 यूनिट की वैल्यू आप निकाल लोगे इजीली। तो जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन इसे पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, वो सभी मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। अब इसके बाद में इस पर्टिकुलर कंसेप्ट से आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डोज नंबर 4, इसमें देखिए ये क्या है, इम्पोर्टेंट है ये भी, और याद करो ये भी मैंने पिछली बार जो रिवीजन वाली क्लास ली थी उसमें भी डिस्कस किया था। तो इसमें आपसे क्वेश्चन कैसे पूछता है, देखिए ये ट्राइंगल है, इसमें आपका जो एंगल B है और एंगल C है, इसके एंगल बाइसेक्टर हैं, उनको आगे बढ़ाया गया है और ये I पॉइंट पे मीट करते हैं। ऐसे ही ये जो ट्राइंगल है इसके बाहर वाले एंगल बाइसेक्टर हैं, ठीक है, ये अंदर वाले एंगल बाइसेक्टर हो गए, ये बाहर वाले हैं, इनको आगे तक बढ़ाया, फिर उसके बाद हम बाहर की तरफ एंगल बाइसेक्टर हैं उनको मीट कर रहे हैं E पर। और इस वाले में क्या किया है कि एक का तो अंदर वाला एंगल बाइसेक्टर ले लिया, एक का बाहर वाला ले लिया, तो यहाँ पे Z पे मीट कर रहे हैं। अब इसमें एक रिलेशन क्या रहता है, जो आपसे पूछता है कि यहाँ पे ये A वाला जो एंगल है ये आपको दे रखा होता है, जैसे कि 60 डिग्री दे रखा है, तो आपसे ये I पे बनने वाला, इन सेंटर पे बनने वाला एंगल पूछता है। तो आपसे क्या डायरेक्ट याद रखना है, BIC बराबर क्या होता है, 90 + a/2। क्या होता है, 90 + a/2। जो भी एंगल A दे रखा है उसका जस्ट हाफ करना है। आपको कि केवल ये A वाला ही होता है क्या, आपसे ये वाला भी पूछ सकता है क्या, AIC पूछेगा तो आपको B वाला एंगल दिया रहेगा, तो फिर आप क्या करोगे, 90 + b/2 कर दोगे। ये बात समझ में आ रही है आपको। ऐसे C वाला अगर दे रखा है तो आपसे AIB पूछेगा तो भी आप निकाल लोगे, आप कहोगे हाँ निकाल लेंगे। कैसे, इसका क्या कर दोगे, 90 + c/2। मतलब ध्यान क्या रखना है कि ये जो एंगल दे रखा है इससे यहाँ पे इस पे आपका एंगल बाइसेक्टर मतलब I पे, इन सेंटर पे जो एंगल बनने वाला है वो आपका 90 + a/2 होता है। ऐसे ही बाहर जो बनने वाला है, जैसे कि Q, बाहर के एंगल बाइसेक्टर को मिलाया मैंने, तो यहाँ पे QER ये क्या हो जाएगा, 90 - p/2। ये P वाला एंगल, इसका एंगल बाइसेक्टर है ये। ऐसे यहाँ पे इसका आगे मिलाता मैं इनको, ठीक है, इनके एंगल बाइसेक्टरों को ऐसे मिलाता, तो यहाँ पे Q वाला ले लेता, 90 - q/2।
और ये लास्ट वाला जो केस है इसमें क्या किया है कि यहाँ पे इसका एंगल बाइसेक्टर और इसका एंगल बाइसेक्टर इस जेड पे मिल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इस जेड पे जो एंगल बन रहा है ये पूछता है आपसे, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एम का हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों चीज़ें समझ में आई। अगर अंदर बनता है तो 90 + a/2, बाहर बनता है तो 90 - a/2। ठीक है, यहाँ पे यदि एंगल p है तो p/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक अंदर वाला एक बाहर वाला, तो क्या हो जाएगा, जस्ट हाफ कर देना है। ये बात समझ में आई, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आगे बढ़ें इसके बाद में, ये वाला देखो, इसमें क्या है कि आपसे किस तरीके से दिया होता है कि एक ये क्वाड्रिलेटरल है कोई, ठीक है, ABCD, और इसमें आपसे BO और CO क्रम से B और C जो एंगल हैं उनके समद्विभाजक हैं। आपसे ये दिया होता है कि B और C के एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे O पे जाके मीट कर रहे हैं, तो आपसे ये O वाला एंगल ही पूछ लेता है। और आपको क्वेश्चन में क्या दिया रहता है, आपको क्वेश्चन में एंगल A और एंगल D की वैल्यू दे रखी होती है, और आपसे ये वाली वैल्यू पूछता है। तो कैसे करोगे आप, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लो, एंगल BOC, ये वाला एंगल BOC ये क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल D का जस्ट हाफ कर देना है। ठीक है, डायरेक्ट याद रख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा पूछा गया है एग्जाम्स में। BOC पे बनने वाला एंगल क्या हो जाएगा आपके पास, A 1/2 A और प्लस D दोनों का मतलब ऐड करना है और हाफ कर देना है उसका। ठीक है, तो अब ये आपको कि ये निकलता कैसे है, सिंपल कुछ नहीं किया है, बस एक आपको वही प्रॉपर्टी लगाई है। किसकी प्रॉपर्टी लगाई है कि एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम होता है वो 360 होता है, और इस वाले ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम वो 180 होता है। बस इससे सॉल्व करके ये निकाल लिया। ठीक है, बहुत ईजी है, निकाल लोगे, लेकिन आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रख लेना है। ठीक है, आगे बढ़े, ये वाला देखो, तो इसमें क्या है कि ये देखिए आपसे इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। ये एक आपके पास सर्किल है और सर्किल में अंदर कोई P पॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ पे ये दो कॉर्ड हो गई, एक हो जाएगा AB, एक हो जाएगा CD, ये P पॉइंट पे जाके मीट कर रही है। आपको यहाँ पे क्या दिया होता है कि इनकी लेंथ दे रखी होती है। ठीक है, 2-3 तरीके से पूछा जाता है क्वेश्चन, तो यहाँ पे एक रिलेशन आपको ध्यान रखना है कि रिलेशन क्या हो जाएगा, आपको क्या करना है, किस तरीके से याद रखोगे उसको, आपको P पॉइंट को ही पकड़ना है, P पॉइंट से चलना है। एक बार इस लाइन पे चलो, आपको होगी PA, फिर इधर आओ PB, तो PA × PB ये आ गया, = PC × PD ये आ गया। ठीक है, ये पहला रिलेशन है, कब, जब P पॉइंट अंदर है। आपको होगी यदि P पॉइंट बाहर हो तो क्या होगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको P पॉइंट से ही स्टार्ट होना है और दूसरे पॉइंट तक जाना है, तो फिर क्या हो जाएगा, PA × PB। ठीक है, ध्यान रखना, इसमें आपको कंफ्यूज कभी नहीं होगा इस वाले याद करने में फॉर्मूले में। कैसे, आपको P से ही हर बार स्टार्ट करना है। कैसे, PA × PB = PC × PD। ठीक है, आप कहीं ऐसा मत कर देना कि CD को कर दो मल्टीप्लाई, नहीं, P से ही स्टार्ट करना है। तो ये वाला बाहर वाला हो गया, ये अंदर वाला हो गया। अब यहाँ पे समझना है P कहाँ पर है, P अंदर है, यहाँ पे P अंदर है, यहाँ पे P बाहर है। अब देखिए एक केस में तो यहाँ पे क्या है कि ये वाली जो है ये छेदक रेखा है। ठीक है, ये इसको काट रही है बाहर से। एक यहाँ पे क्या है कि एक तो टेंजेंट है, एक आपके पास छेदक रेखा हो गई इसकी, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर इस वाले केस में रिलेशन किस तरीके से बदल जाता है कि PT² मतलब टेंजेंट का स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास इक्वल होता है, हमेशा P से ही स्टार्ट करना है आपको, PA × PB। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि PT 2 बार किया था तो ये PT² बन गया, P से ही स्टार्ट करना है हर बार, और आपके पास इधर क्या हो जाएगा, PA × PB। तो ये रिलेशन याद करने में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको, कि ईजिली याद कर लोगे आप। ठीक है, ये याद कर लो। और इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है अब वो समझ लो। आपको इसमें से किसी 3 की वैल्यू दे रखी होती है, चौथी पूछ लेता है, जैसे ये दिया हुआ, ये दिया हुआ, ये दिया हुआ, ये पूछ लेता है आपसे। ठीक है, या फिर आपको कोई भी 2 वैल्यू दे रखी हैं तो एक रिलेशन दे रखा होता है। ठीक है, जैसे कि रेशो आपसे पूछ ले, मान लो ये वाला रेशो आपको दे दे कि ये 2:3 में है। ठीक है, और ये आपके पास कोई वैल्यू दे दे तो फिर ये रेशो आप निकाल सकते हो। ठीक है, ये आपके पास ये 2:3 में दे दिया, और ये आपके पास जैसे कोई वैल्यू दे दी 6 और 7, तो आप ये इजीली निकाल लोगे। कैसे, ये रेशो 2:3 दे रखा है तो 2 × 3 हो जाएगा, और ये इसको मल्टीप्लाई कर लोगे। तो ये रिलेशन सिंपल सा आपको ध्यान ये रखना है कि ये यदि आपको याद है तो भी आप चाहे आपको रेशो में दे वैल्यू, चाहे आपको नॉर्मल दे दे, किस तरीके से भी दे आप इजीली निकाल लोगे, यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ये वाला देखो, एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, जो इस बार क्या है कि इसके अंदर एक आपने एक सर्किल ड्रॉ कर दिया है, एक वृत्त बना दिया, तो इसके बाहर एक क्वाड्रिलेटरल है। तो अब इसमें पूछता क्या है आपसे कि
ये जो इसकी टेंजेंट बन रही है ना, बेसिकली ये टेंजेंट ही है इसकी। यहाँ से मान लो कोई पॉइंट मैं इसको लिख देता हूँ M, इसको लिख दिया N, इसको लिख दिया OP, तो ये देखो ये BM और ये BP, ये टेंजेंट है, ये दोनों बराबर होंगी। ऐसे ही NA और ये आपके पास MA, ये भी टेंजेंट है, बराबर होंगी। तो इन्हीं से ही रिलेशन निकल के आया है, क्या आया है कि इन्हीं से इसकी जो क्वाड्रिलेटरल बना है इसकी साइडों के बीच में रिलेशन है कि AB प्लस CD। आपको कि AB और CD कौन सी है, आपको ऐसे ध्यान रखना है कि आमने सामने वाली भुजाएं कि AB ये रहा, CD ये रहा, इन दोनों को ऐड किया है, ये किसके बराबर होगा, इस वाली के AD इंटू BC, AD इंटू BC, ठीक है। तो ध्यान हो जाएगा, आमने सामने वाली भुजाओं को पकड़ना है, ठीक है। AB इंटू CD और फिर उसके बाद में AD इंटू इंटू नहीं करना, AB प्लस CD और दूसरा क्या हो जाएगा AD और प्लस BC। तो याद हो जाएगा ना इजली, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपसे यहाँ पे पूछता उसी तरीके से दो वैल्यूज, तीन वैल्यूज आपको गिवन होती है, चौथी वैल्यू आपसे पूछ लेता है तो इजीली निकाल लोगे आप। तो ये भी हो जाएगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। ये वाला देखो डोज नंबर 8, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जब क्वेश्चन आपसे अच्छे लेवल का बनेगा एग्जाम में तो खास तौर पर इस पर्टिकुलर सेक्शन से ज़रूर पूछा जाएगा और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से समझो और किस तरीके से करना है। तो अभी यहाँ पे समझ लोगे, एग्जाम में इसको बहुत जल्दी में कर लोगे, ठीक है, बहुत कुछ ही टाइम लगेगा, लेकिन पहली बार देखोगे थोड़ा टाइम लग सकता है इसको एग्जाम में, तो इसलिए इसको समझ लो अच्छे से। क्वेश्चन क्या है, और देखो ये प्रीवियस ईयर में अभी जो आपके CGL वाले एग्जाम्स हुए हैं प्रीवियस वाले 2021 वाले, उसमें कई बार पूछा गया है और ये दो तरीके से पूछा जाता है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। तो दोनों तरीके मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं, एक ये इस तरीके के डायग्राम में पूछा जाता है, एक आपके पास सर्किल में पूछा जाता है। तो दोनों तरीके आपको डिस्कस करूँगा, अच्छे से समझो इसको। क्या मामला है इसका कि एक आपको ट्राइंगल दिया हुआ है कि ABC जिसमें PQR पॉइंट हैं, AB BC और CA पर इस प्रकार है कि आपको एक रिलेशन देता है और आपसे एक एंगल दिया होता है 75, ये वाला, ठीक है, ये वाला एंगल कोई भी हो सकती है इसकी वैल्यू, और आपसे यहाँ वाला ये जो एंगल बन रहा है ये आपसे पूछता है। तो देखिए सिंपल वैल्यू ये दे रखा है, एक ट्राइंगल आपने बनाया, इसमें P यहाँ पे 2 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट P Q और R इस तरीके से हैं कि यहाँ पे आपने इनको लिख दिया। फिर आगे बोला है कि आपसे BQ और ये PQ ये दोनों बराबर हैं और QC और QR आपको ये बराबर दे रखा है और ये एंगल दिया है, तो PQR आपसे पूछा है, ये वाला निकालना है। तो इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है। अभी आपको तो अभी मैं डेरिवेशन करके बता रहा हूँ, बाकी डायरेक्ट आपको रिजल्ट याद रखना है, ये जो लास्ट में लिख रहा है, ठीक है, ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है। अभी डेरिवेशन कैसे हुआ, देखो अगर ये दोनों साइड बराबर हैं तो आपको कि ये एंगल बराबर हो जाएंगे। जैसे मैंने x मान लिया इसको, ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। ये दोनों साइड बराबर है तो ये y और ये y मान लिया, तो ये भी y ये भी y, तो 180 माइनस x ये हो जाएगा। किसी भी सिंपल लाइन पे एक कोई भी एंगल बन रहा है, ये x है, तो इसको आप बोल सकते हो 180 माइनस x, आपको बिल्कुल बोल सकते हैं। तो ये 180 माइनस x हो गया, ये 180 माइनस y हो गया। तो इस वाले ट्राइंगल के ये आपके पास चतुर्भुज के क्वाड्रिलेटरल के अंदर चलिए, कौन से वाले के अंदर, PARQ में। तो यहाँ पे ये 75 है, 75, तो इसको ऐसे लिख लो आप PAR, ठीक है, ये वाला एंगल प्लस 180 माइनस x ये वाला प्लस PQR ये वाला प्लस 180 माइनस y ये वाला बराबर 360, ठीक है। अब इसको सॉल्व किया, 180 360 से ये 360 गायब। अब x और y इधर लेके आ गए और माइनस PAR, ठीक है। तो ये PQR जो आपके पास बच रहा है, PQR मतलब ये तो आपको निकालना ही था, तो ये आपके पास कैसे आ जाएगा, इतना आ गया। अब देखिए ये x और y को भी आप इस बड़ी ट्राइंगल में देख सकते हो, कैसे कि तीनों का टोटल आपके पास 180 था, तो x प्लस y को क्या लिख सकते हो, 180 माइनस आपके पास एंगल A, आपको हाँ ये लिख सकते हैं, तो ये लिख दिया यहाँ पे। तो ये फाइनली ये आपके पास इतना आ गया, क्या आ गया कि BAC 2 बार आ गया, ये वाला एंगल 2 बार आ गया, तो इसको 2 टाइम्स करके लिख दिया। तो ये आपको कंप्लीट डेरिवेशन इसका समझ में आया, आपको कि इतना तो समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, देखो आपको सिंपल कुछ करना कुछ नहीं है, सिंपल ये याद रखना है, ये आपको याद रखना है। आपको कि याद कैसे रखेंगे, देखो याद करने का टेक्निक सीखो। देखो अंदर वाला ट्राइंगल, अंदर वाला एंगल, ध्यान रखो इसको, अंदर वाला एंगल है, उसकी वैल्यू आपसे पूछी है, वो क्या होगी, आपको होगी कि 180 माइनस 2 टाइम्स बाहर वाला एंगल, ठीक है, ऐसे याद रख लो इसको, अंदर वाला एंगल, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 180 माइनस 2 टाइम्स बाहर वाला एंगल, ठीक है, बाहर वाला एंगल। तो ये याद हो जाएगा आपको कि हाँ हो गया ये तो याद, तो यही चीज़ है। तो
तो आपसे ये पूछा है पी क्यू आर, तो आप क्या करोगे 180 में से 2 टाइम्स इसका माइनस कर दोगे, तो 2 टाइम्स किया 150, 180 में से 150 माइनस किया, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 30 डिग्री। इस क्वेश्चन का अभी पूछा गया है आपसे ये क्वेश्चन, ठीक है। तो अब आ गया समझ में। अब एग्जाम में आप इसको देखते ही निकाल दोगे, सवाल को तुरंत हो जाएगा ये सवाल। बाकी नहीं, पहली बार देखते तो आप डेरिवेशन करते, सॉल्व करते, टाइम लगता। अब देखिए एक शिफ्ट में तो ये ऐसे पूछा गया था ये वाला सवाल, दूसरी शिफ्ट में आपसे कैसे पूछा ये सवाल, आपसे बोला कि ये है एक कोई भी इसका नाम दे दो आप, जैसे कि ए बी नाम दे दिया मैंने, ए बी एक डायमीटर है, ठीक है। और डायमीटर में इससे यहाँ पे बोला जैसे ये ए है ये बी है, ये आपके पास एक ए सी एक कॉर्ड है और एक बी डी कॉर्ड है। ए सी और बी डी कॉर्ड को आगे बढ़ाया गया है जो पी पॉइंट पे बाहर जाके मिलती है, ठीक है, मिलती है। तो आपको ये वाला एंगल दे रखा था अल्फा, तो आपसे ये वाला एंगल पूछा है, आप कहोगे ये वाला सवाल सेम कैसे हुआ। देखो अभी आपको यहाँ पे ये जो रिलेशन दिया है ना बी क्यू पी क्यू और क्यू सी क्यू आर, ये वाला रिलेशन जब अगर आपको ट्राइंगल बना के ट्राइंगल के लिए बोलेगा अलग से ऐसे नॉर्मल वाले केस में, तो आपको ये वाला रिलेशन देगा। लेकिन अगर आपको सर्किल बोल दिया है, ठीक है, अगर सर्किल बोल दिया है आपको, तो ये वाला रिलेशन फिर नहीं देगा आपको। कि क्यों नहीं देगा, इसलिए नहीं देगा क्योंकि ये जब ट्राइंगल ही, जब आपको सर्किल ही बोल दिया है तो ये रिलेशन अपने आप हो गया। आपको कैसे, देखो ये रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया, तो अब इसको बोलने की आवश्यकता नहीं है कि ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर, ये अपने आप हो गई। कैसे हो गई, क्योंकि ये रेडियस है तो अपने आप बराबर हो जाएंगी, तो ये रिलेशन अपने आप लग जाएगा यहाँ पे। तो ये सेम यही केस हो जाएगा, सेम यही केस हो जाएगा। फिर आपको वही चीज़ ध्यान रखनी है कि बाहर अंदर वाला एंगल पूछा है आपसे थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस बाहर वाले एंगल का 2 टाइम्स माइनस कर देना है। तो आपको वही फॉर्मूला याद आ जाएगा दोबारा। देखो वही किया है, थीटा अंदर वाला एंगल बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 2 टाइम्स बाहर वाला एंगल। समझ में आया ये पूरा कंसेप्ट, ठीक है। किस तरीके से चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं और क्वेश्चन किस तरीके से, 2 तरीके से पूछा जाता है, एक ये हो गया, एक ये वाला हो गया आपका। दोनों तरीके से किसी तरीके से पूछ ले आप इजीली निकाल लोगे इसको, ठीक है। आगे बढ़ें, इसके बाद में ये वाला देखो 9th, इसमें क्या बोला है कि इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है। देखो आपको दिया है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, एक सर्किल के अंदर बन रहा है और सर्किल के अंदर बन रहा है ABCD इसका नाम है। तो आगे इसके जो डायगोनल है वो कोई पॉइंट है P पर मिल रहे हैं, ठीक है। तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये समद्विभाजित कर रहे हैं। तो इसमें एक चीज़ दे रखी है, क्वेश्चन में इस तरीके से दिया रहता है, आपको ये वाली चीज़ दी हुई थी कि आपके पास AC, इसको ध्यान रखना है इसमें कि कौन सा डायगोनल आपके पास बाइसेक्ट हो रहा है, समद्विभाजित हो रहा है, ठीक है। आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ही उसी हिसाब से ये वाला रिलेशन है ये बदल जाएगा। आपको क्वेश्चन किस हिसाब से बोलेगा कि इस एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD है, उसमें जो AC डायगोनल है वो BD डायगोनल को बाइसेक्ट करता है, ऐसे बोलेगा क्वेश्चन आपसे कि AC डायगोनल है, AC जो विकर्ण है उसका BD विकर्ण को समद्विभाजित करता है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। तो आपको एक सिंपल सा करना क्या है कि एक सिंपल सा रफ सा डायग्राम बना लेना है, जैसे कि यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, एक रफ सा ऐसा डायग्राम बनाया, उसमें आपको सिंपल ये लिख लेना है कि हाँ ये बाइसेक्ट हुआ है। अगर बाइसेक्ट आप इसको लिख लोगे तो अलग रिलेशन बन जाएगा, ध्यान रखना। आपको देखना है सवाल में किसका दिया हुआ है, आपको जैसे ये वाला दे रखा है तो आप इसको ऐसे लिख लोगे, फिर आपको सवाल हो गया आसान। फिर आपसे पूछता है क्या है इसमें, बेसिकली आपसे इनकी साइडों के बीच में रिलेशन पूछता है। तो 2 साइड आपको, 3 साइड आपको गिवन होती है, ठीक है, 3 साइड गिवन होती है, चौथी साइड आपसे पूछता है 4th, तो इजीली निकाल लोगे क्योंकि अगर आपको रिलेशन पता है। तो कैसे निकालेंगे, वो रिलेशन को कैसे याद रखें, उसको ऐसे ध्यान रखो। देखो आप ये वाला अगर इसके बराबर दे रखा है तो इस वाले के साइड, इसके दोनों आसपास की साइड देखो आपको कि AB है और BC है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो AB इंटू BC। इसके दोनों साइड तरफ की साइड देखो, इसके दोनों तरफ की साइड कौन सी है, एक AD है एक CD है, तो AD है CD दोनों मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, समझ में आ गया। इसके दोनों तरफ की साइड देखी, आप कहोगे हाँ ये दोनों ले लिया, इसके दोनों तरफ की साइड देखी, आप कहोगे हाँ इन दोनों को ले लिया, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अगर ये रिलेशन इसमें दिया होता कि अगर सवाल ऐसे दिया होता, सवाल थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ मैं इसको, कि BD जो डायगोनल है वो AC को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो फिर आपके पास रिलेशन क्या हो जाता, आप कहोगे कि फिर हम ये इसको लेते, किसको, AB इंटू AD, और ये आपके पास किसके इक्वल हो जाता, BC, मतलब इन दोनों के BC इंटू CD, ठीक है।
तो फिर ये बदल जाता इस तरीके से। तो देखो सब तरीके से आपको आना चाहिए कंसेप्ट, ये नहीं कि केवल यही तरीका आ गया। सवाल अगर दूसरी तरीके से बदल जाए तो भी आपको आना चाहिए। अब आप कर लोगे उसको। तो आपको सिंपल ये देखना है कि कौन सी साइड किसको बाइसेक्ट कर रही है। आपको तुरंत उसको यहाँ पे सिंबल लगाने, हाँ ये इसको बाइसेक्ट हो रहा है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है तो सीधा निकल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। ये वाला देखो, ये देखिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 4 रिलेशन आपको याद रखने हैं और चारों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो अभी मेंस में ही पूछा गया था, अभी सीजीएल मेंस आपका अभी हुआ है हाल ही में, जो 8 अगस्त को हुआ था। सीधा रिजल्ट पे ही आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, इससे ही चारों में से एक रिजल्ट पे ही पूछ लिया, पहले वाले पे ही। तो ये आपको चारों रिजल्ट तो एज इट इज़ याद होने चाहिए। अगर यहाँ पे कभी कभी तो आपसे ज़्यादातर केस में क्या होता है कि डायरेक्ट रिजल्ट ही पूछ लेता है, और बाकी अगर रिजल्ट नहीं पूछता है तो आपको 2 वैल्यूज़ दे देता है। जैसे इन 2 की वैल्यू दे दी हुई है आपको, तो इसकी वैल्यू पूछ लेगा। तो आप वैल्यू जैसे कि इसके 5 दिया, इसका आपको जैसे कि 10 दिया तो 50 हो गया, तो इसकी वैल्यू आप निकाल लोगे BD² की। तो कैसे भी पूछ ले आपसे इजीली कर लोगे आप। अब आपको रिलेशन कौन कौन से याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो ये आपको एक ट्राइंगल दे रखा है ABC, जिसमें ये 90 डिग्री है और इस वाली 90 डिग्री वाली भुजा से, ठीक है, ये एंगल मतलब ये 90 वाले जो एंगल से B से सामने वाली भुजा पे एक परपेंडिकुलर डाला है, ये BD। ठीक है, इसको ध्यान रखना, ये BD डाल दिया आपने। तो फिर अब रिलेशन बन जाते हैं 4। कौन कौन से, पहला देखो BD², ये वाला BD² क्या हो जाएगा, AD × CD। BD² AD × CD के बराबर हो जाएगा पहला। दूसरा देखिए BD × AC, ये वाले, ये परपेंडिकुलर और ये वाला इसका हाइपोटेन्यूस, दोनों का मल्टीप्लाई BD × AC, ये हो जाएगा। आपके पास दो साइड बची हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो AB × BC आपको बिल्कुल। एक और देखिए AD और आपको CD, मतलब ये जो है ना 2 पार्ट हैं इसके, यहाँ से आपने इसको परपेंडिकुलर डाला तो 2 पार्ट में टूट गया है। एक तो ये रहा एक आपका, और एक आपका ये रहा, ठीक है, नीचे वाला। ठीक है, एक तो ऊपर वाला AD है, तो उसको कैसे निकालोगे, उसको ऐसे निकालना है कि ये वाली साइड देखो, ये AB² बटे कंप्लीट AC, AB² बटे कंप्लीट AC। ठीक है, और ऐसे ही अगर आपको ये CD वाला पार्ट निकालना रहे तो ये कैसे निकालोगे कि BC² बटे कंप्लीट AC। ठीक है, तो ये 4 रिलेशन है, आपको डायरेक्ट याद रखने। अगर इन लास्ट के 2 में कन्फ्यूजन हो जाए, आपको हो सकता है कि आप उल्टा पुल्टा कर दो, तो फिर इसको याद कैसे रखेंगे, सही वाला आप लिख के आओ। तो देखो ऐसे याद रखना है इसको। देखो इनको आपको पता है कि ये कंप्लीट क्या है, आपको कि AC है। ठीक है, ये AC है, तो ये किस किस में टूटा हुआ है, आपको कि AD में और CD में टूटा हुआ है। आपने इसके फॉर्मूले ये निकाले दो, क्या क्या, AB² बटे AC। दूसरा क्या निकाला था आपने कि BC² बटे AC, आपको कि हाँ ये निकालें। आपको चेक करना है कि ये सही है कि गलत है। तो कैसे चेक करोगे, दोनों को ऐड कर दो। आपने कहा ऐड कर दिया, AC बटे में आ गया और ऊपर आ गया AB² और प्लस BC²। तो आपको कि इससे क्या हुआ, देखो इससे ये हुआ कि AB² प्लस BC², ठीक है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा ओवरऑल AC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर बटे AC, तो यहाँ से AC से AC कट जाएगा, तो ओवरऑल क्या आ रहा है आपको कि AC आ रहा है। तो देखो स्टार्टिंग में आपने क्या लिया था, AC ही लिया था, तो AC से AC की वैल्यू आ गई, मतलब ये दोनों सही हैं फॉर्मूले। तो ऐसे वेरीफाई भी कर सकते हो। बाकी ये चारों आपको याद रख लेना है। क्लियर, तो यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर हैं। आगे बढ़ें इसके बाद में, ये वाला देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सभी चीज़ें मैंने इसमें कवर कर ली हैं एक ही स्लाइड में। तो देखिए कैसे कैसे आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस क्वेश्चन हैं इसमें, और 3 तरीके से पूछता है आपसे कि अगर ये दोनों जो सर्किल हैं, 2 सर्किल हैं आपके पास, एक ये सर्किल है जिसकी रेडियस कैपिटल R है, एक दूसरा है इसकी स्मॉल r है। इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसकी 5 हो गई, इसकी 3 हो गई, इसकी 10 हो गई, इसकी 7 हो गई, कुछ भी हो सकती है इनकी वैल्यू। ठीक है, अब अगर ये सर्किल दूर दूर हैं, मतलब इनके सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस, ठीक है, 2 केस हो जाएंगे। एक डिस्टेंस मतलब ये डी क्या है, सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस, ये जो है ये बड़ी है किससे, R प्लस R, मतलब इन दोनों को ऐड किया मैंने, तो इससे यदि ये बड़ी है, आपको ये कैसे पता लगेगा हमें, देखो अगर ये सेंटर से सेंटर, अगर ये दोनों आपस में यहाँ पे एक दूसरे को टच कर रहे होते तो इनकी सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस उतनी ही होती है क्या, आपको कि कैपिटल इन दोनों की रेडियस के इक्वल, आपको कि हाँ उतनी ही होती। तो वही चीज़ तो है। तो अगर ये R प्लस R के इक्वल ही हैं, ये कैपिटल D, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं।
तो ये वाला केस तो ये हो जाएगा। इस वाले में तो आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रख लेना है। एक केस ये है कि यदि ये डी की डिस्टेंस ज़्यादा है किससे, आर प्लस आर से, तो ये वाला केस बनेगा। एक केस और बनता है, अगर ये डिस्टेंस है वो आपके पास कम हो जाए, ठीक है, सेंटर से सेंटर डिस्टेंस, तो फिर क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने लग जाएंगे, तो फिर यहाँ की कॉमन कॉर्ड बनती है, तो उसके सवाल अलग होते हैं, ठीक है। तो तीनों केस समझ में आ गए आपको, सब कुछ क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो अभी देखिए आपसे पूछता क्या है सवाल में, आपसे यहाँ पे ये दो टेंजेंट बनती हैं इस पर। एक तो आपके पास ये है आपके पास डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है ये वाली। एक आपके पास है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स इस तरीके से। तो हिंदी में बात करूँ, अनुस्पर्श उभयनिष्ठ रेखा की लंबाई, तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है आपको, डी स्क्वायर माइनस आर का होल स्क्वायर, और इसका अंडर रूट लेना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है। डी क्या है, सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस, इसका स्क्वायर माइनस एक सर्किल और दूसरे सर्किल, दोनों सर्किलों की जो रेडियस है उन दोनों का डिफरेंस लेना है, फिर उसका स्क्वायर कर लेना है। तो यहाँ पे ये आपके पास डायरेक्ट क्या आ जाएगा, आप कहोगे इसकी टेंजेंट की लंबाई आ जाएगी। ये बात क्लियर। आप कहोगे कि ये तो आ गया, दूसरी एक और टेंजेंट है ट्रांसवर्स वाली, इसको कैसे निकालेंगे, इसका भी सेम सा ही फॉर्मूला है, बस कुछ नहीं करना आपको कि यहाँ पे r प्लस आर कर देना है, यहाँ पे r माइनस आर था, यहाँ पे r प्लस आर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास जब ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लंबाई है, ये आपके पास कितनी आएगी, आप कहोगे ये आएगी r प्लस आर का होल स्क्वायर, ठीक है, r प्लस आर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये आप इजीली निकाल लोगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं है इसमें, ठीक है। ये आपके पास ट्रांसवर्स वाली होगी। अगर मैं एक चीज़ आपसे पूछूं कि इसमें सबसे जो बड़ी लंबाई होगी ट्रांसवर्स वाले की होगी या आपके पास डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की होगी, तो आप बताओ इसको कि किसकी लंबाई ज़्यादा होगी, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की या आपके पास डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की। देखो यहाँ पे जो माइनस हो रहा है ना इसमें से, वो आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो माइनस हो रहा है वो आपके पास r माइनस आर, बहुत छोटी वैल्यू माइनस हो रही है। आप कहोगे हाँ बहुत छोटी वैल्यू माइनस हो रही है, कैसे, देखो r कोई वैल्यू थी उसमें से r माइनस कर दिया हमने, तो वैल्यू ओवरऑल छोटी हो गई। और यहाँ पे देखो r प्लस आर, मान लो ये जैसे कि 5 और 3 है, तो 5 माइनस 3, यहाँ पे तो केवल 2 का स्क्वायर माइनस हो रहा है, और यहाँ पे देखो 5 प्लस 3 ये 8, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर माइनस हो रहा है, 8 का स्क्वायर माइनस हो रहा है, तो ये ओवरऑल छोटी हो जाएगी वैल्यू, और ये ओवरऑल क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 2 का स्क्वायर ही माइनस हो रहा है। तो अगर आपसे ये भी पूछ ले कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, ये छोटी होगी या बड़ी होगी, तो आप कहोगे ये बड़ी होगी, किससे, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट से। तो डी हमेशा बड़ा होगा टी से, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बड़ा होगा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट से लेंथ में। तो ये बात भी क्लियर हो गई आपको, ये बात समझ में आ गई। आगे बढ़ें। देखिए अगर एक केस मैंने आपके साथ बताया था कि यदि जिस सेंटर से सेंटर डिस्टेंस है दोनों की r प्लस आर ही हो जाए, कि मतलब ये दोनों एक दूसरे को टच ही करें बार, तो ये r प्लस आर हो ही जाना है। तो फिर उस वाले केस में आप फॉर्मूला रखोगे तो आपके पास ये क्या हो जाएगा बेसिकली, ठीक है, ये r प्लस आर रखोगे इसमें, तो आपसे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पूछेगा। ट्रांसफर तो उस टाइम पे ख़त्म ही हो जाएगा, ठीक है, किसी में भी रख लो। इसमें अगर आप कहोगे इसमें मैं रखूँगा तो ये तो जीरो ही हो जाना है, क्योंकि ये तो आपके पास ओवरऑल कट जाएगा, फिर तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का कोई लॉजिक ही नहीं रहेगा। फिर आपके पास डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की बात रहेगी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की बात रहेगी, तो ये आपको निकालना है। तो ये कैसे निकालोगे, ये इसमें रखो आप, यहाँ पे r प्लस आर का होल स्क्वायर, तो सीधा इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। तो आपको तो डायरेक्ट याद रख लेना है कि 2 इंटू आर। कितनी ही बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया, आपसे इसकी रेडियस दे देता है, जैसे एक के दे दिया 4, एक के दे दिया 9, और आपसे पूछ लेता है कि क्या पूछता है आपसे कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई निकालिए। तो आप कैसे करोगे, 2 इंटू आर, तो 4 इंटू 9, 4 9 36, 36 का आ जाएगा 6, 6 इंटू 2 12, तो 12 आंसर आ जाता है, ठीक है, इसके आपके पास डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अभी आपसे इजीली कर लोगे, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा इसमें। इसके बाद में देखिए कोसाइन रूल और साइन रूल। कोसाइन रूल क्या है कि आपने एक ट्राइंगल आपको दिया हुआ है जिसकी साइड क्या है, ए बी और सी, ये स्मॉल में है, ये आपके पास साइड है, और ये कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी ये इसके एंगल हैं, ठीक है।
तो अब ये कैसे होते हैं, जैसे कि ए के सामने वाली भुजा स्मॉल ए हो जाती है, बी के सामने की भुजा स्मॉल बी हो जाती है, सी के सामने की भुजा स्मॉल सी हो जाती है, इस तरीके से। तो कोसाइन रूल क्या कहता है कि कॉस ए ये इज इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हमेशा ध्यान रखना कि माइनस वो वाली टर्म होगी, कौन सी वाली टर्म होगी, जैसे कि यहाँ पे ए एंगल देख रहे हो आप, तो ए वाली टर्म को ही माइनस करना है। बी स्क्वायर सी स्क्वायर मतलब ये वाली बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2bc। और यहाँ पे देखिए कॉस बी का क्या हो जाएगा सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ca। और ऐसे ही आपके ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ये आपके पास तीनों कोसाइन रूल हो गए। साइन रूल क्या कहता है कि साइड का साइड से रेशियो देखना, जैसे कि ए अपॉन साइन ए, आपने ये लिया ए और इसका ले लिया सामने वाली वजह से साइन ए, ठीक है, सामने वाले एंगल से, ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी, ठीक है, डायरेक्ट याद रखना, ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी। तो ये आपके पास एक और चीज़ ध्यान रखनी, ये इस इक्वल किसके होते हैं, ये 2r के इक्वल होते हैं। आपको कि 2r, r क्या आ गया, आर याद करो सरकम रेडियस है आपको, कि सरकम रेडियस क्या होता है, कैसे निकालते हैं। और डोज नंबर फर्स्ट याद करो, उसमें हमने सरकम रेडियस के बारे में ही डिस्कस किया था, सरकम रेडियस और इन रेडियस के बारे में, परित्रिज्या और अंतःत्रिज्या। तो तीनों ट्राइंगल कैसा भी हो आप इजीली निकाल लोगे। तो ये आपके पास 2r यही होता है कि ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू 2r, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक तो ये कोसाइन रूल साइन रूल की बात होती है। अब आगे एक ट्राइंगल ये मैंने बनाया है, इसमें थोड़ी सी चीज़ें हैं इंटरेस्टिंग, उनको समझिए थोड़ा सा। इसमें क्या है कि ये ए से मैंने सामने वाली भुजा ए डी यहाँ पे ड्रॉ की है, ये ए डी और बी ई सी एफ। कहने का मतलब ये है कि मीडियंस हैं। अगर मीडियंस हैं ये तो चीज़ें कुछ हिसाब से चलेंगी, कुछ रिलेशन है जो आपको डायरेक्ट याद रखने कि 4 टाइम्स आपका ए डी बी ई और सी एफ, कौन सा ए डी बी ई और सी एफ, मतलब 4 टाइम्स आपने मीडियंस का किया है और सबको मीडियंस को ऐड किया है, सभी मीडियंस को ऐड कर दिया और उसका 4 टाइम्स किया। ये हमेशा हमेशा ज़्यादा होता है, किससे ज़्यादा होता है, 3 टाइम्स के ए बी बी सी और सी ए सी के। ये आपसे रिलेशन पूछ लेता है डायरेक्ट ऑप्शन में, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए अब ये तो आपके पास अगर डायरेक्ट मैंने किया है तो ये ज़्यादा होता है, लेकिन अगर मैंने इसका स्क्वायर करके किया है, जैसे कि ए डी स्क्वायर बी ई स्क्वायर सी एफ स्क्वायर और ऐसे ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर, तो फिर आपके पास ये बराबर हो जाते हैं। कैसे, ये रिलेशन अभी भी बदल जाता है बराबर में। कैसे, 4 टाइम्स इसका मीडियन का स्क्वायर, सभी मीडियंस का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स सभी साइड्स का स्क्वायर करके ऐड कर लेना है, ठीक है। तो ये दोनों आपको ध्यान रखने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर देखिए थोड़ा सा और मैं बात करूँ, आपने एक हीरोन का फॉर्मूला पढ़ा है। हीरोन का फॉर्मूला कब पढ़ा है आपने, एक नॉर्मल ट्राइंगल है ये वाला, ठीक है, इसमें आप हीरोन का फॉर्मूला लगाते हो एरिया निकालने के लिए। आपको कि हाँ निकालते हैं हम एरिया, वो कैसे निकालते हो, आप क्या करते हो कि ए बी सी आपको दे रखा है, एस आप निकालते हो। एस क्या होता है, एस आपके पास होता है कि इसका ए प्लस बी प्लस सी और डिवाइड बाई 2 होता है। आपको कि हाँ ये होता है, तो इसमें आप a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 ये सेमी पेरीमीटर आपने निकाल लिया। और हीरोन का फॉर्मूला फिर आप क्या लगा देते हो, अंडर रूट में s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, इसमें लगा देते हो। ये फॉर्मूला आप इजीली निकाल लेते हो इसका एरिया। अब अगर आपको ए डी और बी ई और सी एफ एक ट्राइंगल है नॉर्मल वाला विषम बाहु त्रिभुज जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं है, तो उसमें आपको अगर इसकी साइडों की ए बी और सी की वैल्यू देने के बजाय आपको इसकी मीडियंस की लेंथ दे दे, फिर आपसे आप क्वेश्चन पूछ ले कि इसका एरिया निकालिए, तो फिर कैसे करोगे आप। जब सीजीएल का अभी प्रीवियस ईयर वाला पेपर देखोगे उठा के, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है वहाँ पे कि मीडियन की लेंथ दे रखी है और आपसे इसका एरिया पूछ लिया, तो आप कहोगे फिर भी कुछ नहीं करना, सेम ही है प्रोसीडर। क्या करना है आपको कि मीडियंस को क्या मान लो, इसमें ए बी सी मान लिया, मान लो ए बी सी, फिर आपको सेम वैसे ही करना है इनको ट्रीट, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और आपको कि फिर इसमें फ़र्क क्या हुआ, फिर कैसे और दोनों चीज़ एक ही हो जाएंगी, नहीं। इसमें आपको केवल एक चीज़ ध्यान रखनी है, इसको 4/3 से और मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप हीरोन का फॉर्मूला नॉर्मल केस में लगाते हो, जब अगर ए बी सी साइड दे रखी हैं, तो आप केवल इतना फॉर्मूला लगाते हो, 4/3 को हटा दो, बाकी फॉर्मूला इतना रहता है आपके पास, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अगर मीडियन और दे दे कि अगर ये मीडियन की लेंथ है, फिर आप इसमें हीरोन का फॉर्मूला लगा रहे हो, तो फिर क्या करना है, ये तो लगाना ही लगाना है, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब यहाँ पे ए बी सी क्या है, अब मीडियन है यहाँ पे, ध्यान रखना ये।
और फिर ये 4/3 से और मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। बस इतना सा फ़र्क हो रहा जाएगा, बाकी चीज़ें हैं वो सब कुछ सेम सेम चलने वाली है, ठीक है। आगे बढ़े, ये वाला देखो, इसमें क्या है मामला कि एक ट्राइंगल दिया हुआ है और ट्राइंगल में ख़ास बात ये है आपकी कि AD मीडियन है आपका, BE मीडियन है और ये CF भी आपका मीडियन है। मीडियन है, ठीक है, मीडियन तो है। अब इनको मीडियन के ये 2 पॉइंट है, इनको मिला दिया हमने, ऐसे इनको मिला दिया, ये एक पास ट्राइंगल बन गया। तो अब यहाँ पे देखिए ट्राइंगल में कौन कौन से ट्राइंगल हाईलाइट कर रहा हूँ, इनको समझिए थोड़ा सा, ठीक है। ये जो ट्राइंगल मैंने हाईलाइट किए ना, ये 3 ट्राइंगल, ट्राइंगल नंबर 1, ट्राइंगल नंबर 2, ट्राइंगल नंबर 3 और एक और है ये बीच में ट्राइंगल नंबर 4। इन चारों का एरिया वो इक्वल होता है। अब चारों का एरिया इक्वल होता है, अगर आपसे किसी एक ट्राइंगल का एरिया पूछ ले तो आप क्या करोगे कि कंप्लीट ट्राइंगल ABC का एरिया निकालोगे, डिवाइड बाय 4 कर दोगे तो किसी एक ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। आप कहोगे हाँ ये तो निकाल लेंगे हम। फिर उसके बाद में एक और चीज़ देखिए, ये ट्राइंगल मैंने बना दिया ये वाला, आप कहोगे ये 2 ट्राइंगल हैं, एक ट्राइंगल 2 ट्राइंगल। अगर मैं आपसे इनका एरिया पूछूं तो इसका एरिया है वो आपके पास कंप्लीट ट्राइंगल के एरिया का हाफ हो जाएगा, ठीक है, डेल्टा/2 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है। तो आप कहोगे इस तरीके से इसमें चीज़ें चलती हैं। और इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए इसमें क्या खास बात है इसकी, देखिए ट्राइंगल नंबर 1, ट्राइंगल नंबर 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। अब इसको 6 पार्ट में मैंने तोड़ दिया, तो ये 6 पार्टों के एरिया है ना वो भी इक्वल होते हैं। अगर मैं इसका एरिया पूछूँ आपसे AOE, तो ये वाला एरिया क्या आएगा AOE, ये आपके पास आ जाएगा 1/6 किसका, कंप्लीट ट्राइंगल के पूरे ABC का, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा वाला आपसे पूछा है। तो अगर मैं आपसे इसमें ये देखो, आपसे पूछता ये वाला है, अगर आपसे ये वाला पूछ ले कौन सा FOE, या फिर आपसे ये वाला पूछ ले कौन सा यहाँ पे ODE, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है OFE, कौन सा OFE, या फिर OFD, या फिर OFD ये वाला, या फिर OED ये वाला। तो ये छोटे छोटे जो ट्राइंगल बन रहे हैं ना, ये अगर आपसे पूछ ले तो फिर क्या होगा, ये आपके पास डायरेक्ट याद रख लो 1/12, ठीक है, एरिया ऑफ ABC। कंप्लीट ट्राइंगल का जो एरिया है उसका 1/12 भाग होता है ये, ठीक है। सिंपल, पूरे ट्राइंगल के एरिया में आपको 12 का भाग दे देना है तो सीधा आपका आंसर आ जाएगा। जैसे इसका पूरे का 144 दे रखा है आपको, तो 12 का भाग दिया तो इस छोटे वाले ट्राइंगल का जो अंदर बन रहा है इसका एरिया आपके पास 12 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपसे पूछता है और ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया आपसे कई बार क्वेश्चन, तो ये आप इजीली निकाल लोगे अब आप, ठीक है। ये वाला देखो, इसके बाद में इसमें किस तरीके से है क्वेश्चन कि एक आपके पास ये सर्किल है और सर्किल में ये आपके पास टेंजेंट है, दो टेंजेंट से यहाँ पे एक ये बाहर एक सर्किल बन रहा है। तो इसमें एक चीज़ आपको समझ में आ रही है क्या, इन भुजाओं को आगे बढ़ाया गया है, किसको, AB को और AC को आगे बढ़ाया गया है और उससे बाहर एक सर्किल बनाया गया है ये, ठीक है। बहिर्वृत्त बोलते हैं इसको, ठीक है। तो बहिर्वृत्त जो बाहर बन रहा है तो तीनों साइडों को टच कर रहा है। एक अंतःवृत्त होता है जो अंदर तीनों भुजाओं को टच करता है, एक बाहर जो टच करता है तीनों भुजाओं को। टच तो ये भी कर रहा है, देखो इसको भी कर रहा है, तीनों भुजाओं को कर रहा है, लेकिन ये बाहर कर रहा है, तो इसलिए ये बहिर्वृत्त हो जाएगा। तो इस वाले केस में आपसे पूछता ये है सवाल कि AP और मतलब AP जो ये टेंजेंट है इसकी लंबाई पूछ लेता है आपसे, ठीक है, AP टेंजेंट की लंबाई। और आपको दिया क्या रहता है सवाल में, आपको दिया रहता है इस सवाल में इस ABC ट्राइंगल का पेरीमीटर। तो आप इसका इजीली फॉर्मूला होता है उसको आप निकाल लोगे कैसे कि AP बराबर AQ, मतलब इन दोनों टेंजेंट की लंबाई तो बराबर होगी, ये तो आप जानते हो AP बराबर AQ। ये होगा किसके इक्वल, ये जो कंप्लीट पेरीमीटर दे रखा है ना इसका जस्ट हाफ कर देना है आपको, ठीक है। पेरीमीटर अगर मान लो आपके पास 12 दे रखा है तो इन टेंजेंट की लंबाई कितनी हो जाएगी, आपको होगी 6 हो जाएगी, इसकी भी लंबाई 6 होगी, इसकी भी लंबाई 6 होगी। तो ये थोड़ा सा चीज़ है आपको ध्यान रखनी है डायरेक्ट। अगर इसकी साइडों की लंबाई ही दे रखी है आपको, जैसे कि इसकी 5 दे रखी है, इसकी 6 दे रखी है, और इसकी जैसे कि आपके पास 3 4 5 इसकी साइड दे रखी है, तो इसकी आप निकाल लोगे AP की लंबाई, आप कहोगे हाँ 5 4 9 3 12, 12 टोटल है, 12/2 तो ये 6 आ जाएगी। तो ऐसे निकाल सकते हो। तो कुल मिला के बात समझने की ये है कि आपको इसका पेरीमीटर निकालना है और पेरीमीटर का हाफ कर देना, तो इस पर रेखा इन टेंजेंट की लेंथ आपको इजीली कैलकुलेट हो जाएगी। पूछा गया है क्वेश्चन आपसे ये वाला देखो।
अभी हम यही वाला ट्रायंगल डिस्कस करके आए थे थोड़ी देर पहले, ठीक है। उसमें हमने डिस्कस किया था कि एरिया किसका, इस वाले का एरिया जो है वो आपके पास बड़े वाले का पूरे का 1/12वां भाग होता है। इसके साथ साथ कुछ और जानकारी और है। क्या है कि यहाँ पे देखिए कि ये जो रिलेशन दे रखा है कि ए जी, एक बात तो समझ लो कि ये ए डी और ये बी ई और ये सी एफ, ये सब क्या है, ये सब मीडियन है इसकी, ठीक है। ये सब मीडियन है। और ये जो ए जी है ना आपका, ये वाला पॉइंट, ये जी वाला, ये आपके पास इसका सेंट्रोइड है, ठीक है। ये आपका इसका यहाँ पे सेंट्रोइड ये नहीं होगा, सेंट्रोइड ये आपका ओ रहेगा, ठीक है। सॉरी, इसका ये जो ओ पॉइंट है, तीनों मीडियन जहाँ पे मिलती हैं वो आपके पास सेंट्रोइड होता है। तो ये ओ पॉइंट है, ये इसका सेंट्रोइड हो जाएगा, केंद्रक जिसको बोलते हैं। तो अब ये केंद्रक है, तो आपने एक चीज़ पढ़ी है कि केंद्रक है, इसकी आपके पास मीडियन को, मतलब कंप्लीट ये वाली जो भुजा है इसको 2:1 में बांटता है, ठीक है। तो इसमें देखो क्या क्या रिलेशन याद रखने, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब ए ओ और आपके पास एच डी, ये जो है रेशो ये 2:1 में रहेगा, ठीक है। इसके साथ साथ ये अगर आपसे पूछ ले ए जी और जी ओ, ये वाला रिलेशन, तो ये किस अनुपात में रहेगा, तो ये अनुपात रहता है आपका 3:1 का। ध्यान रखो इसको, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही हैं इसमें। 3:1 का आपने ये चीज़ पढ़ी थी अभी कि यहाँ से यहाँ तक की जो ये लेंथ है ए ओ, और इसका जो अनुपात है वो 2:1 का है। देखो यहाँ से यहाँ तक ये 4 यूनिट हो गया, 2:1 का है। अगर ये 4 यूनिट है तो आप ये कह सकते हो कि ये दो यूनिट होगा, आप कहोगे हाँ ये कह सकते हैं। तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है आपको। तो कुल मिला के आपको ध्यान ये रखना है कि इसमें जैसे कि ये 3 यूनिट, ये आपके पास 1 यूनिट, ये आपके पास 2 यूनिट, ये ओवरऑल मामला रहता है आपके पास। अगर ये टोटल जो ए डी है, अगर ये टोटल ए डी आपके पास 6 यूनिट का है, ठीक है, 6 यूनिट का, तो इसमें 3 यूनिट तो आपके पास ए जी रहता है, और जी ओ आपके पास 1 यूनिट रहता है, और ये आपके पास ओ डी है, ये आपके पास 2 यूनिट का रहता है, ठीक है। तो अब आपसे चाहे कुछ भी पूछ ले आप इजीली निकाल लोगे। अगर आपसे ए जी और ओ डी का रेशियो पूछ ले तो भी आप बता दोगे कि आपको कि हाँ बिल्कुल बता देंगे। कैसे, क्या हो जाएगा, 3:2 का हो जाएगा। और अगर आपसे चाहे ये वाला पूछ ले जी ओ, तो भी आप बता दोगे क्या हो जाएगा, 3:1 का, क्योंकि आपको ये रेशियो पता चल गया है क्या कि ये 3 का है, ये 1 का है, ये 2 का है। अगर ये जो वैल्यू है ए जी वाली, इसकी मान लो आपको वैल्यू 6 दे रखी है, तो आप बाकी ये बता दोगे क्या, ओ डी, आपको हाँ ये भी बता देंगे। कैसे, अगर ये 6 है, इसका 3 का 10 डबल कर दिया, तो इसका भी 2 का डबल कर देंगे, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो ये 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ये निकाल लोगे, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। बस इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये रेशो पता होना चाहिए। तो ये जो रेशो है वो इस अनुपात में रहता है कि 3:1:2 में। क्लियर, आगे बढ़े, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका। तो ये इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ते हैं। ये वाला देखो, एक पॉलीगन है, और पॉलीगन में 2 पॉलीगन पढ़ेंगे एक तरीके से आप, कि एक कोई भी पॉलीगन हो, एक आपके पास रेगुलर पॉलीगन हो। तो जो पॉलीगन होता है उसमें अंतःकोण, जो भी आपके पास एंगल बन रहे हैं, इंटीरियर एंगल हो रहे हैं, उन सभी का टोटल होता है, वो आपको ध्यान रखना है। क्या होता है, n-2 × 180 डिग्री। आप कहोगे इसको हम अगर भूल गए तो फिर कैसे याद रखेंगे। देखो इसको किसी भी वैल्यू, जो छोटी वैल्यूज है उन पर आप सेटिस्फाई करके देख सकते हैं। जैसे कि आपको ट्राइंगल का पता है तो आप ट्राइंगल पे सेटिस्फाई करके देख लो इसको। ट्राइंगल की साइड कितनी वैल्यू होती है, एन की वैल्यू 3 होती है, तो 3 - 2 आप कहोगे 1 को 180 से किया तो 180। आप जानते हो कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का टोटल वो 180 डिग्री होता है। आपको कि हम तो इसको किसी स्क्वायर पे या रेक्टेंगल पे सेटिस्फाई करके देखेंगे, आपको ये कर लो तो क्वाड्रिलेटर पे कर लो, किसी पे कर लो। क्वाड्रिलेटर की साइड कितनी होती है, 4 होती है, तो 4 - 2 कितना हो जाएगा, 2। 2 को 180 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, 360। आप जानते हो कि क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल का टोटल है वो 360 होता है। तो अगर फॉर्मूला का भी कन्फ्यूजन हो तो ऐसे सेटिस्फाई करके भी देख सकते हो छोटी छोटी वैल्यूज़ पर। तो ये बात समझ में आ गई आपको। तो किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का टोटल है वो एक n-2 × 180 डिग्री। अब देखो ये पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, कैसे पूछा जाता है, आपसे दे देता है कि एक पॉलीगन है जिसके इंटीरियर एंगल का टोटल इतना है, ठीक है, इसकी कुछ मल्टीपल्स दे देता है, तो फिर आपसे उसकी साइड पूछ लेता है, ठीक है। तो n की वैल्यू पूछ लेगा और फिर कह देगा एक दूसरा और पॉलीगन है जिसमें विकर्णों की संख्या इतनी है, तो फिर उसके दोनों n1 + n2, दोनों जो पॉलीगन है n1 पहले वाले की साइड का टोटल, दूसरे n2 दूसरे वाले की साइड का टोटल,
तो उनका आपसे वैल्यू पूछ लेता है। तो कैसे निकालते हो उनको, तो ये फॉर्मूले आपको याद है तो आप इजीली निकाल लोगे, उनको कैलकुलेट कर लोगे। मैंने आपके साथ कई क्वेश्चन भी डिस्कस किए प्रीवियस ईयर के जो पेपर सॉल्यूशन आप जो देखते हो उसमें कई बार ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। तो n-2 इंटू 180 डिग्री इंटीरियर एंगल का टोटल, ऐसे ही आपके पास बहिष कोणों का योग, बाहर वाले जो एंगल हैं उनका योग टोटल वो आपके पास हो जाएगा 360 डिग्री। ये हमेशा ध्यान रखो, चाहे कैसा भी आपके पास क्या हो, पॉलीगन हो, ट्राइंगल हो, आपके पास रेक्टेंगल हो, क्वाड्रिलेटरल, कैसा भी हो, पंचभुज हो, ठीक है, तो सबका 360 रहता है बाहर वाले एंगल का टोटल। विकर्णों की संख्या ध्यान रख लो, n इंटू n माइनस 3 डिवाइड बाई 2। क्या, n इंटू n माइनस 3 डिवाइड बाई 2। n क्या है, साइड है आपके पास, नंबर कितना है कि जैसे कि 6 का है आपके पास पॉलीगन तो 6, n की वैल्यू 6 हो जाएगी। 8 साइड का पॉलीगन है तो n की वैल्यू 8 हो जाएगी। इस तरीके से रेगुलर पॉलीगन क्या होता है कि जिसके सभी एंगल इक्वल होते हैं, ये और जिसके सभी एंगल इक्वल होते हैं, साथ साथ एक चीज़ और, क्या, सभी साइड भी इक्वल होती हैं, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे अंतः कोण, तो इसमें कुछ नहीं करना, बस n का डिवाइड कर देना है। तो ये टोटल का फॉर्मूला आपको पता है, इसमें n का डिवाइड कर दोगे, n-2 इंटू 180 बटे n। ऐसे बहिष कोणों का क्या करोगे, 360 बटे n। तो बस ये करना है, बाकी फॉर्मूले आपको याद रखने। एक और चीज़ कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल दोनों का टोटल है वो 180 डिग्री होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर। तो आपसे क्वेश्चन कैसे भी पूछ ले तो आप इजीली निकाल लोगे। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है आपसे कि आपको एक बोल देता है कि रेगुलर पॉलीगन है जिसका एक्सटीरियर एंगल है, मान लो कोई वैल्यू दे दी आपको 60 डिग्री है, ठीक है, तो उसकी साइड पूछ लेता है कि वो कितनी साइड का एक पॉलीगन है। तो कैसे निकालोगे, आपको एक एंगल की वैल्यू दे दी है 360 बटे n बराबर 60 डिग्री, तो n की वैल्यू आपको कितनी हो जाएगी, आपको 6 हो जाएगी। तो वहाँ से आप 6 निकाल लोगे, फिर उसमें आपसे विकर्णों की संख्या पूछ रहे तो आप निकाल लोगे, क्या हो जाएगी 6 इंटू 6 माइनस 3 इंटू, तो 6 माइनस 3 इंटू 3 हो जाएगा बटे 2, 2 से इसको काटा 3 बार तो 9 आ जाएगी। तो उसमें डायगोनल्स की संख्या क्या आ जाएगी, 9। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इसमें, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आपको याद हो गए। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं इसके बाद में, ये देखो डोज नंबर 17। इसमें क्या याद रखना है आपको कि ABC एक ट्राइंगल दे रखा है, और ये भी खास बात इसकी राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें ये AD और ये CE है, ये इसके मीडियंस है। मीडियंस है जो इसको बराबर भागों में काटेंगी, इधर अगर मीडियन है तो आपसे रिलेशन क्या पूछता है कि इन दोनों मीडियन और इसके हाइपोटेन्यूस, ठीक है, हाइपोटेन्यूस के बीच में रिलेशन पूछता है, इसके कर्ण के बीच में। तो ये ध्यान रखना आपसे डायरेक्ट रिलेशन पूछा जाता है एग्जाम में, AD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर बटे AC स्क्वायर, ये बोल दूँ मैं तो आपको ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/4 हो जाएगी। ये पूछता है आपसे कि आपसे क्वेश्चन में ये दे देता है और आपसे ये पूछ लेता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन में अलग अलग होते हैं, किसी में 3/4 होता है, किसी में 7/4 होता है, किसी में 5/4। आप 5/4 पर टिक करके आओगे, ठीक है, क्योंकि आपको ये पता चल गया। तो 4 टाइम्स मीडियन का स्क्वायर करना है और दोनों को ऐड करना है, ये हो जाएगा 5 टाइम्स AC स्क्वायर के। क्लियर है ये बात। AC को इसके नीचे लेके जाओगे इस वाली वैल्यू के, और 4 को इसके बटे में लेके जाओगे तो 5/4 यहाँ पे आ जाता है आंसर, ठीक। ये वाला देखो, देखिए ये क्वेश्चन लेने का यहाँ पे एक लॉजिक है। देखो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, और इसको करने का एक तरीका है। तो आपको इसको ऐसे नहीं करना कि किसी को वैल्यू आप x मानो फिर उसको 21 माइनस x मानो, ये एक बेसिक तरीका हो जाएगा जिसमें टाइम लगता है। लेकिन आपको इसमें कैसे करना है इसको अप्रोच, इसलिए मैंने ये सवाल आपके साथ यहाँ पे लिया है, इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में आपको पहले सवाल देखो क्या दिया हुआ है कि 30 सेंटीमीटर व्यास वाला एक वृत्त है, ये आपके पास एक सर्किल है जिसका व्यास दे रखा है, तो रेडियस आप निकाल सकते हो, 15-15 आ जाएगा। और आगे देखिए, इससे 2 समांतर जीवाएँ खींची जाती है, एक जीवा की लंबाई 24 है, ये 24 है, और उनके बीच की दूरी है वो 21 है। तो दूसरी जीवा की लंबाई मतलब इसकी लेंथ आपको निकालनी है। तो इसमें एक ट्रिपलेट का कंसेप्ट होता है, वो आपको याद रखना है। ट्रिपलेट क्या होते हैं कि 3 साइड होती हैं जिनका आप टोटल करते हो तो एक राइट एंगल ट्राइंगल की साइड फॉर्म करती हैं, जैसे कि 3, 4, 5, इन 2 का स्क्वायर करके जोड़ा, 3 का स्क्वायर किया 9, 4 का स्क्वायर किया 16, तो ये आपके पास 25 बना देता है, ठीक है। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल की साइड हो जाती हैं। तो ये ट्रिपलेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा कुछ अभी इसी क्लास में, तो वो आपको डायरेक्ट याद रख लेना है।
तो ये ट्रिपलेट बहुत ज़्यादा काम आता है, इसको ट्रिपलेट से ही सॉल्व करना है। आपको करना क्या है कि टोटल अगर 24 दे रखा है तो आप कहोगे ये भी 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा, क्योंकि ये इसको समद्विभाजित करता है, ये दोनों बराबर होते हैं। तो ये 12, ये भी 12। अब देखिए ये आपके पास टोटल 21 है। अब कहोगे हाँ ये 15 दे रखा है, तो आपने एक ट्रिपलेट पढ़ा है 3 4 5 का। आप कहोगे 3 4 5 तो यहाँ पे कहीं है ही नहीं, इसको भी थोड़ा और आगे बढ़ो, इसको 3 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी ट्रिपलेट का ट्रिपलेट ही रहता है। ये हो जाएगा 9 12 15, 9 12 15 का भी एक ट्रिपलेट होता है। अब यहाँ पे देखो ये 12 दे रखा है, ये 15 दे रखा है, तो ये वाली वैल्यू आप बता सकते हो क्या, कौन सी, ये ओ ई। आप कहोगे हाँ कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 9 हो जाएगी। ये टोटल 21 है, ये केवल 9 है, तो ये आप बता दोगे। आप कहोगे हाँ ये कितनी हो जाएगी, आप कहोगे ये 12 हो जाएगी। ठीक है, 12 और 9 21। अगर ये 12 है, देखो ये आपके पास 9 आ गई, ये आपके पास 12 आ गई। अब दोबारा ट्रिपलेट लगा दो, ये 15 का, ये 12 का, ये कितना हो जाएगा, आपको ये 9 का हो जाएगा। अगर ये 9 है तो ये भी 9 हो जाएगा, ये 9 है 9 है, तो ये टोटल आपसे पूछा तो ये कितना हो जाएगा 18। देखो देखते देखते ही आपको सवाल बन जाएगा, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा इसमें। क्लियर है ये बात। तो इस तरीके से इसको अप्रोच करना है, और बाकी अगर ये वैल्यूज कुछ और चेंज होती हैं तो उस हिसाब से कर लेंगे। ठीक है, जैसे 5 12 13 ये ट्रिपलेट में ही दी जाती हैं आपको ज़्यादातर क्वेश्चन में, तो उस हिसाब से ही क्वेश्चन यहाँ पे डिजाइन किया जाता है। ये देखो आगे इसमें आपसे पूछा है कि एरिया आपको निकालना है क्वाड्रिलेटरल का। तो ये डायरेक्ट याद रखो आप कि इसमें आपको ये दोनों जो परपेंडिकुलर हैं इनकी लेंथ आपको दी हुई होती है सवाल में, और आपसे इसका एरिया पूछता है। तो ये सिंपल कुछ नहीं है, इसको 2 ट्राइंगल मान लो, तो दोनों ट्राइंगल का आप निकाल सकते हो एरिया। ये बेस हो जाएगा कॉमन और ये परपेंडिकुलर है, तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई से आप इसका एरिया निकाल सकते हो। तो एक एरिया ये निकल गया, एक एरिया ये निकल गया, दोनों को ऐड किया है, बस ये सिंपल फॉर्मूला बन गया है। तो 1/2 डायगोनल, ये कॉमन बेस हो गया इन दोनों का, सम ऑफ परपेंडिकुलर मतलब P1 + P2। अगर ये लेंथ P1 है, ये P2 है, और ये, तो इन दोनों का टोटल कर देना है। तो ये इससे यहाँ पे एरिया निकाल लोगे आप। क्लियर है इसका। आगे बढ़ते हैं, ये वाला देखो आपसे ये जो रास्ता बनता है इसका एरिया पूछ लेता है। तो रास्ता कैसे, कोई खेत है, ठीक है, कोई फील्ड है, इसमें रास्ता 2 तरीके से बनता है। एक तो या तो अंदर बन सकता है रास्ता इसके, ठीक है, और एक दूसरा तरीका क्या है कि एक रास्ता इसके बाहर बन जाए खेत के। तो वही चीज़ है, तो उस रास्ते की लंबाई विड्थ आपको दे रखी होती है, जैसे कि W विड्थ का है, ठीक है, चौड़ाई जिसकी। और ये जो खेत है आपका उसकी आयताकार है, L और B की इसकी साइड है, इसके बाहर रास्ता बना हुआ है। तो आपसे एरिया पूछ लेता है इस रास्ते का, ये जो रास्ता बना हुआ है, तो इस रास्ते का एरिया कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ पाथ कैसे हो जाएगा। सिंपल फॉर्मूला होता है आपका L + B + 2W × 2W। ध्यान रखना, अगर बाहर बन रहा है तो हमेशा सब कुछ प्लस प्लस आएगा, क्योंकि वैल्यूज ऐड होंगी। तो L + B + 2W × 2W। अगर ये जो है रास्ता वो आपके पास अंदर बन रहा हो, ठीक है, अंदर बन रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा मामला, माइनस कर देना है। क्या माइनस होगा, सेम कुछ सेम रहेगा बिल्कुल ऊपर की तरह ही, ये आउटसाइड का, ये इनसाइड का। इनसाइड में क्या करना है, माइनस L + B - 2W × 2W। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। बाहर है तो +2W, अंदर है तो -2W। क्लियर। और ये मल्टीप्लाई तो अभी भी 2W से होगा, यहाँ पे भी 2W से होगा, बस ये मामला है। अब ये दोनों केस तो आपको समझ में आ गए। एक और केस और होता है, इसको भी याद रख लो। अगर रास्ता ना तो बाहर बन रहा है ना अंदर बन रहा है, कुछ मामला ऐसा अलग ही हो गया, कैसे, बीचों बीच बना दिया खेत के, ठीक है, ऐसा भी कभी कभी हो सकता है। तो अगर बीचों बीच खेत के रास्ता बना दिया तो इसका एरिया थोड़ा अलग होता है। ये कैसे निकालोगे, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा फॉर्मूला, L + B, और L और B तो पता ही है हमको, और -W और W। यहाँ पे 2 का कोई चक्कर नहीं है, केवल 2 तब आता है जब अंदर बन रहा हो या बाहर बन रहा हो। अगर बीचों बीच बन गया तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, L + B - W × W। ये तो आपके पास रास्ते का क्षेत्रफल आ गया। कंप्लीट एरिया आपको इसका पता है, क्या हो जाएगा, LB। इसमें से इसका रास्ते का माइनस कर दोगे तो शेष भाग का आप एरिया निकाल लोगे, या फिर इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, शेष भाग का एरिया कैसे, L - W और B - W। ये क्या है कि रास्ते के अलावा जो शेष आपके पास खेत बचा हुआ है, शेष जो फील्ड आपके पास बचा हुआ है, उसका एरिया आपको पूछ ले तो वो भी आप निकाल लोगे। तो बस फ़र्क ये है इसका, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा याद रख लो कि L + B - W × W। क्लियर। ये वाला देखो, इसमें क्या है कि एक समचतुर्भुज है। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें क्या क्या चीज़ें पूछता है आपसे। आपको इसमें इसकी साइडें दी हुई होती है, ठीक है, और इस डायगोनल में केवल एक डायगोनल दिया होता है।
और सवाल आपसे इसका एरिया पूछता है, तो आपको एरिया इसका पता है, एरिया का फॉर्मूला तो आपको पता है कि हाफ इंटू D1 इंटू D2 ये। लेकिन इसके लिए दो डायगोनल चाहिए आपको, एक D1 भी चाहिए D2 भी चाहिए। आपको सवाल में एक डायगोनल देता है और दूसरा आपको फिर एक तो डायगोनल देता है और दूसरा क्या देता है आपको, एक इसकी साइड देता है, ये ए। तो इसकी साइड और डायगोनल के बीच में एक रिलेशन होता है, वहाँ से हम दूसरा डायगोनल निकालते हैं इसका। D1 आपको दिया हुआ है, D2 हम निकालते हैं, D2 निकल गया, फिर D1 आ गया, D2 आ गया, तो फिर हम डायरेक्ट फॉर्मूले में रख देंगे हाफ इंटू D1 इंटू D2, तो आपके पास कंप्लीट एरिया आ जाता है। तो आपको कि वो निकालते कैसे D2, उसके बीच में रिलेशन होता है दोनों डायगोनलों के बीच में कि D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर 4 टाइम्स ए स्क्वायर। ये बात क्लियर है, 4 टाइम्स ए स्क्वायर, क्या D1 स्क्वायर D2 स्क्वायर 4 टाइम्स ए स्क्वायर। अब आप कहोगे ये तो इसका सम चतुर्भुज का हो गया, अगर समांतर चतुर्भुज में भी होता है क्या कुछ ऐसा, हाँ उसमें भी होता है। क्या होता है उसमें कि D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। अब उसमें देखो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, तो ये ए है, ये ए है, ये बी हो जाता है, ये बी हो जाता है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। अब कहोगे इससे ये वाला कैसे बनेगा, देखो इससे ऐसे बनेगा, क्योंकि ये जब समचतुर्भुज हो जाता है दोनों ए और बी बराबर हो जाते हैं, तो ये 2b स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाएगा, 2a स्क्वायर ये 2 और 2 बाहर है तो ऑलरेडी 4a स्क्वायर बन जाता है। तो ये ए और बी को जब इक्वल करोगे तो अपने आप ये रिलेशन आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके पास समांतर चतुर्भुज के लिए भी एप्लीकेबल है, तो ऐसे भी लिख सकते हो उसको। बाकी इसका कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, वहाँ से आप इसको निकाल लोगे। ये तो हो गया इसका फॉर्मूले से, अगर आप चलते हो फॉर्मूले से निकालते हुए। दूसरा तरीका भी सोचा जा सकता है इसमें, कैसे, आपको एक डायगोनल दिया होता है, एक चीज़ और ध्यान रखना, ये इसके जो समचतुर्भुज है इसके डायगोनल है वो 90 डिग्री पे यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो आपको जैसे कि इस कंप्लीट डायगोनल की लेंथ दे रखी, मान लो 10 दे रखी है, ठीक है, ये कंप्लीट 10 दे रखी है, तो आप ये निकाल सकते हो क्या, आपको कि हाँ निकाल सकते हैं। जैसे कि ये कंप्लीट मान लो आपको 16 दे रखी है, ये 16, ठीक है, पूरी इस डायगोनल की लेंथ, तो दूसरे डायगोनल की लेंथ निकाल दो क्या आप, ये 16 दे रखी है तो ये 8, ये भी 8, और साइड इसकी 10 दे रखी है, तो ये कितनी हो जाएगी इसकी, आप कहोगे ये और ये एक ट्राइंगल बन रहा है, तो इसमें ट्रिपलेट से देखो, ये 8 है, ये 10 है, तो ये 6 हो जाएगा, तो ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा, तो 6 6 12, तो दूसरे डायगोनल की लेंथ 12 आ जाएगी। इसकी आपके पास 16 है, तो एरिया निकाल लोगे अब आप 12 इंटू 16, ठीक है, तो इसको काटा हमने 8 बार, 12 8 96, तो 96 एरिया आ जाएगा। ये हमने कैसे निकाला, ये केवल ज्योमेट्री करके निकाल लिया, बाकी इससे भी निकाल सकते थे आप इस वाले फॉर्मूले से, तो वो दोनों तरीके आपको बताती है यहाँ पे, कैसे भी कर सकते हो आप। क्लियर, ये वाला देखो, अभी मैं बात कर रहा था ट्रिपलेट के बारे में, तो वही देखो यहाँ पे 3 4 5, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है, और ये वही है जो आपके एग्जाम में ज़्यादातर दिखते हैं। अब इनमें कौन कौन सी वैल्यूज है जो मोस्ट अपीयर हैं, जो ज़्यादा दिखती हैं, उनको देख लो थोड़ा सा। 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41, यहाँ तक तो आपको सबको थोड़ा थोड़ा पता है। इसके बाद थोड़ा और देखो, ये 12 35 37, ये भी थोड़ा सा गौर करो इसको, ये भी आपके पास एग्जाम में देखने को मिलता है। 11 60 61, एक बार क्या करना है, इनको थोड़ा सा रिवीजन कर लेना, जिससे अगर ये वैल्यूज सवाल में दिखे ना तो आपको थोड़ा पता लग जाए, आइडिया लग जाए कि हाँ ये ट्रिपलेट की वैल्यूज हैं, तो इसको ट्रिपलेट वाले तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं सवाल को। तो वहाँ से क्या कि आसानी हो जाती है सवाल को सोचने में। 16 63 65 20 21 29, ये भी पता है आपको, और 28 45 53, ये थोड़ा सा अलग है और पूछा गया है एग्जाम्स में, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा स्टार कर लो आप। और एक और है, ये 48 55 73, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये दो भी थोड़ा से अलग से याद कर लो। कौन सा, एक 48 55 73, 28 45 53, ये पूछे गए एग्जाम्स में आपके, तो ये हो जाएगा। अब ये तो आप कहोगे ये इतनी वैल्यूज हैं, ये तो हो जाएंगी, इसके साथ साथ एक और ट्रिपलेट थोड़ा सा अलग है, उसको भी याद रखो आप। ये वाला सवाल मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये आपको ट्रिपलेट आप कभी कभी भूल जाते हो, तो इसको भी मैंने यहीं पे इंक्लूड कर दिया है। तो इसमें क्या क्या वैल्यूज हैं जो ट्रिपलेट में होती है, पी स्क्वायर माइनस 1, पी स्क्वायर माइनस 1, और 2p, और एक होती है पी स्क्वायर प्लस 1। हमेशा ध्यान रखना ये जो पी स्क्वायर प्लस 1 है ना, ये अब देखो इसमें सब कुछ, ये सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है पी स्क्वायर प्लस 1, ये आपके पास हमेशा हाइपोटेन्यूस रहता है, और ये दोनों वैल्यूज अपने आप इंटरचेंज हो सकती है। अगर ये बेस बन गया 2p तो ये आपके पास परपेंडिकुलर बन जाएगा, ठीक है, अगर ये बेस बन गया तो ये परपेंडिकुलर, अगर ये परपेंडिकुलर तो ये बेस बन जाएगा, लेकिन ये तो हमेशा हाइपोटेन्यूस ही रहेगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई आपको कि पी स्क्वायर माइनस 1
2p और p स्क्वायर प्लस 1। अब ये p की टर्म में लिखा है मैंने, इसको x की टर्म में भी लिख सकते हो। कैसे? एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 2x और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो कुछ फ़र्क नहीं रहेगा, ठीक है। x लिख लो, p लिखो, z लिखो, y लिखो, कुछ भी लिखो। बाकी समझने की बात क्या है कि ये तीनों वैल्यूज़ें ट्रिपलेट में होती है, तो ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, जिससे क्या है कि ये सवाल आप देखते ही बना दोगे। अब तो अब बात समझ में आ गई आपको। जैसे ये सवाल देखो, इसमें ये वाली वैल्यू दे रखी है। अब देखो ये पी स्क्वायर प्लस 1 है, ये तो हमेशा क्या होता है आपके पास, ये चीज़ तो पता है ना आपको, क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज। तो ये पी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। अब कॉस थीटा दे रखा है, तो कॉस थीटा है तो ये बेस हो जाएगा क्या? पी स्क्वायर माइनस 1। अगर ये बेस हो गया तो ये आपके पास 2p क्या हो जाएगा? आपको होगी कि ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। कॉसेक थीटा पूछा है तो क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपका हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाई परपेंडिकुलर, तो डायरेक्ट निकाल लोगे। क्लियर? तो ये बहुत काम आता है, एग्जाम में अभी पूछा गया आपसे सवाल। ये वाला देखो, ये एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें क्या बोलता है आपसे कि इसके अंतर्गत एक आपको स्क्वायर बनाना है, ठीक है। मैक्सिमम साइड का, मैक्सिमम जिसकी लंबाई हो, जिसकी भुजा की लंबाई हो, और इसकी एक भुजा है वो आपके पास किस पे लाई करे? इसकी एक भुजा आपके पास हाइपोटेन्यूज पे, इसके कर्ण पे लाई करे, तो फिर उसको कितने साइड का स्क्वायर आपके पास पॉसिबल है जो बनाया जा सकता है इसके अंतर्गत। तो ये आपसे पूछ ले जाता है एग्जाम में, तो थोड़ा सा याद कर लो, इसको भी आसान है। साइड ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा? L इंटू बी इंटू एच। अब एल बी एच क्या है? एल बी एच पता चल गया। ये आपके पास परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइट, तो एल बी एच तीनों का मल्टीप्लाई, और बटे में क्या जाएगा? एल स्क्वायर बी स्क्वायर एल बी। बटे में एच पे एच नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या करना है? एल बी एच तो ऊपर आएगा, बटे में एल स्क्वायर बी स्क्वायर एल बी। क्लियर ये बात? अगर देखो ये इस वाले केस में तो क्या है कि ये इस पे हाइपोटेन्यूज पे लाई कर रहा है। अगर ये हाइपोटेन्यूज पे लाई नहीं करे, केवल इसको टच, एक पॉइंट पे ही टच करे, इस तरीके से ये बने, तो इस वाले केस में बदल जाएगा। ये जो ये x है, ये आपके पास क्या हो जाएगा इस वाले केस में? ए बी अपॉन ए प्लस बी। ये थोड़ा सा आप याद कर लो, ठीक है। तो अगर ये दिखे तो आप तुरंत निकाल दोगे इस सवाल को, नहीं थोड़ा सा टाइम लग जाता है इन सवालों में। अगर ये पता नहीं है रिलेशन, तो आप इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा सॉल्व करने में। बाकी ये पता है तो तुरंत हो जाएगा सवाल। तो x, ये x क्या है? इसके अंदर एक स्क्वायर बन रहा है, इसकी साइड मैक्सिमम साइज़ का स्क्वायर जो बन रहा है उसकी साइड x है, वो क्या हो जाएगी? ए बी अपॉन ए प्लस बी। यहाँ पे a और b मैंने यहाँ पे ये लिख दिए, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एल बी अपॉन एल प्लस बी। क्लियर? ऐसे भी सोच सकते हो। तो ये बात क्लियर है। आगे बढ़े। ये वाला देखो, ये क्या मामला है कि एक आपके पास ट्रेपेजियम है, ये वाला ए बी सी डी, और ट्रेपेजियम यानी समलम चतुर्भुज। तो समांतर भुजाएं होती हैं इसमें दो, और ये जो दो भुजाएं हैं इसकी, ये जो गैर समांतर हैं, गैर समांतर हैं मतलब ये समांतर जो नहीं है, ठीक है, नॉन पैरेलल है। तो इनके बीच में अगर यहाँ पे मैंने एक ई एफ ये लाइन ड्रॉ की है, तो आपको पढ़ के बता देता हूँ, फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। इफ़ द लाइन डिवाइड द नॉन पैरेलल साइड इन द रेशियो एक्स रेशियो वाई, ये यदि मैंने एक लाइन ड्रॉ की और इसको एक्स रेशियो वाई में काट दी है, ठीक है, एक्स रेशियो वाई में काट दी है, तो इस रेखा की लंबाई इस ई एफ की ये क्या होती है कि आपको ऐसे लेना है, ए का एक्स से मल्टीप्लाई ए एक्स प्लस बी वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, बटे में एक्स प्लस वाई मतलब जो रेशियो है ये सेम उसी तरीके का है जैसे कि कोई पॉइंट होता है ना कि एक समानुपात में काटता है, ठीक है। जैसे कि आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आपने थोड़ा सा आपको आइडिया है, तो उसमें ऐसे लिखते हो आप, जैसे कि 3 4 5 और 3 5, या फिर कोई भी 6 5 का कोई पॉइंट है, तो उसको ये 2:3 में काट रहा है, तो क्या करते हो आप उसमें फिर वो पॉइंट के निकालते हो ना कोऑर्डिनेट m1 x2 और m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, तो उसी तरीके का है थोड़ा सा, ठीक है। बाकी हम जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो और अच्छे से समझ में आएंगी वहाँ पे वो चीज़ें। तो यहाँ पे आपको ध्यान सिंपल से क्या ध्यान रखना है, इसका a लिया है तो उस वाले वो वाला रेशियो लेना, ए एक्स प्लस बी वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। कोई बड़ा काम नहीं है ना, इजीली है, हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो ए एक्स प्लस बी वाई अपॉन एक्स प्लस वाई ये हो जाएगा। अब देखो इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, यदि ये एक्स और वाई है ना, ये रेशियो 1:1 का हो जाए, मतलब ये अगर ये मिड पॉइंट हो जाए ना इसका, इस वाले का, अगर इसके मिड पॉइंटों को मिलाएं हम,
तो गैर समांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली समांतर भुजाओं के योग की आधी होती है। अगर ये जो है मिड पॉइंट को मिला के बनाई गई है ये EF, इसके मिड पॉइंट को, इसके मिड पॉइंट को, तो फिर ये आपका डायरेक्ट फिर एक रिलेशन हो जाता है। कैसे? इसकी लंबाई आपसे पूछता है EF की, तो क्या हो जाएगी AB + CD डिवाइड बाई 2। ठीक है, AB + CD डिवाइड बाई 2 ऐसे निकालते हो इसको। तो ये बात क्लियर। अगर नॉर्मल किसी रेशियो में काट रहा है तो इस रेशियो में निकाल लेंगे। तो ये रिलेशन तो आपको समझ में आ गया। यहाँ पे 1 1 रखो x और y की जगह, तो a + b डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, अपन 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो mn है, ये mn कैसे आया है? तो ये mn है ना आपके पास, ये मिड पॉइंट है डायगोनल्स के, ये डायगोनल है इनके मिड पॉइंटों को मिलाने पर ये mn जो बना है। ठीक है, तो ये mn भी पूछ लेता है आपसे। अभी रिसेंट में पूछा गया आपसे mn की वैल्यू, तो अभी रिसेंट एग्जाम जो हुआ था आपका, तो mn कैसे निकालोगे? इसमें क्या करोगे, दोनों का माइनस करके। आप इसको याद कैसे रखोगे? आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज हो तो याद सिंपल सा ऐसे रखना है। देखो EF एक बड़ी भुजा है थोड़ी सी mn के कंपेरिजन में, तो EF के लिए तो दोनों भुजाओं को ऐड करना है, a + b, ठीक है, डिवाइड बाई 2। और mn एक छोटी सी भुजा है, तो इसके लिए क्या करना है, दोनों का डिफरेंस लेना है, डिवाइड बाई 2। ऐसे याद कर लो आप, mn छोटी भुजा है, दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाई 2, और EF थोड़ी बड़ी भुजा है, तो दोनों का एडिशन डिवाइड बाई 2। सिंपल, क्लियर। आगे बढ़े। ये वाला देखो ये वाला तो हम देख चुके हैं अभी क्वाड्रिलेटरल में। यदि ये एंगल a + b ये इसके बाइसेक्टर है, x पर यहाँ पे मिल रहे हैं, तो ये x = AB का हाफ होता है। ये अभी हमने देख लिया था पहले वाली डोज में, थोड़ी देर पहले। और एक ये है थोड़ा सा एक नया, इसको देखो। यहाँ पे क्या है कि एक ये ट्राइंगल है और ये एक बाहर इसके सर्किल बना हुआ है। इसमें ये एंगल बाइसेक्टर है, ये इसको आगे बढ़ाया गया है यहाँ T पॉइंट तक। इसमें कुछ रिलेशन है जो इंटरेस्टिंग है। वो क्या है, एक ये तो आपको पता है कि PQ PR का जो रिलेशन, PQ और PR ये उसी रेशो में, ये इसको इसी रेशो में काटेंगे, इस वाली भुजा के रेशो में काटते हैं। ठीक है, ये तो कौन समद्विभाजक थ्योरम हो गई आपके पास, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो ये इसको इसी रेशो में काटते हैं सामने वाली भुजा को। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि PS × PT, ये PS × PT ये कंप्लीट, ये किसके इक्वल होता है, PQ × PR के, PQ × PR। ये और ध्यान रखना है आपको, PS × PT ये आपके पास PQ × PR के इक्वल होता है। ये एक और रिलेशन, ये और ध्यान रख लेना आपको। इसके बाद में डोज नंबर 26 देखिए। इसमें आपको ध्यान ये रखना है, आपसे पूछता ये है, ये वाला एंगल आपको दिया होता है सेंटर पे बनने वाला, और ये वाला एंगल Q पे बनने वाला, ये पूछता है आपसे। तो क्या करना है, दो चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। देखिए सेंटर पे बनने वाला एंगल है, ये सर्किल है, तो इसके सरकमफेरेंस पे बनने वाला एंगल जो होता है वो जस्ट हाफ होता है। यदि ये 2 थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, ये 50 डिग्री है तो ये 25 डिग्री हो जाएगा, ये 30 डिग्री है तो ये 15 डिग्री हो जाएगा। ये निकालना आता है आपको। तो ये इसका जस्ट हाफ हो गया थीटा। फिर यहाँ से और यहाँ पे पहुँचना है। अब यहाँ से यहाँ पे कैसे पहुँचोगे, ये देखो जो AQPP ये आपके पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये एंगल और ये वाले एंगल, इन दोनों का टोटल 180 होगा। आप कहोगे हाँ, क्योंकि आमने सामने वाले एंगल का टोटल 180 होता है। तो यहाँ पे यदि आप ये निकाल लिया 30 डिग्री, ठीक है, तो ये आप बता दोगे क्या हो जाएगा, 150 डिग्री। तो इस तरीके से यहाँ तक पहुँचना है आपको। तो कैसे पहुँचोगे, जैसे ये 60 डिग्री दे रखा है, तो यहाँ से यहाँ पहुँचे 30 डिग्री, और फिर यहाँ से यहाँ पहुँचोगे तो क्या आ जाएगा, 150 डिग्री। क्लियर। तो ये आपसे पूछा जाता है एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा। तो ये आपका ज्योमेट्री के जो भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं वो सभी यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। बाकी फर्दर क्लासेस में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस कर रहे होंगे। बाकी टेलीग्राम चैनल आपको बना हुआ है तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको सभी PDF अवेलेबल हैं। और बाकी चैनल पे पहली बार विजिट करो, सब्सक्राइब कर लें फर्दर क्लासेस के लिए। और क्लास कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।